हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिवील जीके। ना उस पर्टिकुलर वीडियो हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे सीडीएस के पॉलिटी के हमारे पीवाईक्यूज, और ये हमारा पार्ट सेकंड होने वाला है पॉलिटी के पीवाईक्यूज का। यहाँ पे हम मेनली फोकस करेंगे पंचायत वाले जितने हमारे क्वेश्चंस आए हैं पिछले 5 साल में, ठीक है। 2019 से 2023 तक पिछले 5 साल के हम यहाँ पे क्वेश्चंस लगा रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे टॉपिक्स रहेंगे पंचायत, फिर पार्लियामेंट। अब यहाँ पे मैंने पार्लियामेंट लिखा है, मतलब कि हम यहाँ पे लोकसभा, राज्यसभा ऑलरेडी हम लोग ने यहाँ पे प्रेसिडेंट तो डिस्कस कर ही लिया है। तो इसलिए हम यहाँ पे लोकसभा भी डिस्कस करेंगे और राज्यसभा भी इसके अंदर डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे जो सेपरेट यहाँ पे पार्लियामेंट के आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो लोकसभा, राज्यसभा सब इसी पर्टिकुलर वीडियो में ही कवर हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट की, तो यहाँ पे आपका यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर। तो यहाँ पे भी देखो, आपको जैसे पता होगा कि स्टेट लेजिस्लेचर में कौन कौन आता है। गवर्नर आता है, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल अकॉर्डिंग टू द स्टेट, ठीक है। जो भी यहाँ पे आपकी स्टेट होगी उसके अकॉर्डिंग कि वहाँ पे कौन सी आपका प्रेजेंट है, क्या नहीं है। तो उसके हिसाब से हम वो भी सब भी इसी पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे आपके यहाँ पे फाइनेंस कमिटीज़। जैसे आपको यहाँ पे पता होगा कि जो आपकी एस्टीमेट कमिटीज़ होती है, ठीक है। एस्टीमेट कमेटी हो गई, पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी हो गया, पब्लिक अकाउंट कमेटी। तो ये सब भी हम लोग इसी पर्टिकुलर वीडियो में ही डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको ऊपर ऊपर दिख रहा होगा पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेटर, पर आपको यहाँ पे अंदर में आपको यहाँ पे गवर्नर भी बताऊंगा। साथ ही साथ हम यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल भी करेंगे डिस्कस, और लोकसभा, राज्यसभा भी इसी पर्टिकुलर वीडियो में ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। इससे पिछले वीडियो में आपको ऑलरेडी मैं यहाँ पे प्रेसिडेंट के बारे में बता चुका हूँ, क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेपरेटली, इसलिए हमने यहाँ पे डिस्कस किए उसके सारे क्वेश्चंस। तो अगर आपने पार्ट 1 भी नहीं देख रखा है, क्योंकि उसके साथ हमने यहाँ पे सिर्फ प्रेसिडेंट ही नहीं किया, उसके अंदर हमने यहाँ पे रिट्स वगैरह भी किए थे और 2-4 टॉपिक और भी थे हमारे। तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देख रखा है तो मैंने एक ही प्लेलिस्ट पे सारे वीडियोस मैंने डाल रखे हैं वैसे तो, ठीक है। इससे पहले जो हमने यहाँ पे सब्जेक्ट्स कवर किए उनके भी उसी पर्टिकुलर प्लेलिस्ट में आपको वीडियोस दिख जाएंगे। तो आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप वहाँ पे एक ही प्लेलिस्ट को फॉलो करते हुए सारे सब्जेक्ट्स के पिछले 5 साल के पीवाईक्यूज आप लगा सकते हो इजीली, ठीक है। तो हम अभी हमारा बस ये पॉलिटी अभी चल रहा है। इसके बाद हमारा सिर्फ जीएस के सेक्शन से हमारा सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री बचेगा। बाकी सारे हमने यहाँ पे सब्जेक्ट्स के कवर कर लिए, ठीक है, पिछले 5 साल के पीवाईक्यू। तो अगर आपने नहीं देखा है तो आपको आई बटन पे लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हो। एंड सेकंड चीज़, अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो वो भी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि हम वहाँ पे क्वेश्चंस भी डिस्कस करते रहते हैं, तो आपकी प्रैक्टिस भी होती रहेगी। एंड सेकंड चीज़ कि अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो वो भी आपको उसी पर्टिकुलर चैनल पे ही मिलेगी, ठीक है। और लास्ट में मैं एक और चीज़ बोलना चाहूँगा कि अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और जितना हो सकता है इस वीडियो को शेयर कर देना, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारी ये सीरीज़ चल रही है, और ये वीडियो भी आपके लिए उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप यहाँ पे ज़रूर कमेंट कर देना, मैं हर एक को यहाँ पे रिप्लाई दे देता हूँ, ठीक है। तो चलो वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सो भाई, सबसे पहले टॉपिक हमारा यहाँ पे होने वाले जिसके बारे में हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो है हमारे यहाँ पे पंचायत, ठीक है। तो देखो, हम पंचायत पे क्वेश्चंस पे आने से पहले यहाँ पे मैं आपको जो चीज़ें बता रहा हूँ पहले वो आपको यहाँ पे लिख लेनी है, ठीक है, या फिर आप यहाँ पे सुन सकते हो पहले तो ध्यान से। तो देखो, पहली चीज़ जो आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए वो है आपको यहाँ पे कि पंचायत आपके कौन से शेड्यूल में आती है और कब यहाँ पे इम्प्लीमेंट हुई थी, ठीक है। तो ये आपकी आती है 73rd CAA के अंदर, यहाँ पे बेसिकली आपकी ऐड की गई थी। और आप पंचायत कहाँ बनाते हो, आप रूरल एरियाज में बनाते हो, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे पहली चीज़ तो ये याद रखनी है। अगर इसका आर्टिकल आपसे पूछता है तो इसका आर्टिकल है 243, ठीक है। और अगर रेंज पूछता है तो 243 से 243 O तक यहाँ पे हमें पंचायत के आर्टिकल्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब देखो, अगर आप देखोगे ना, ये वाला क्वेश्चन हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन हो गए, तो आपको ना आर्टिकल्स के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे डायरेक्टली आर्टिकल नहीं पूछा, पर आर्टिकल में जो लिखा हुआ है ना उसके बेस पे यहाँ पे क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक है। तो इस पे भी हम अभी आएंगे, मैं आपको अच्छे से समझा भी दूंगा। तो देखो, सबसे पहली चीज़ यहाँ पे जो मैंने आपको बताया कि 73rd के अंदर यहाँ पे आपकी ये इंप्लीमेंट हुई थी, ठीक है, आपकी यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में आई है। उसके बाद जो आपको यहाँ पे याद रखना है कि आपकी जो पंचायत है वो कहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है। आपको क्या याद रखना है कि कहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती है। तो आपको यहाँ पे ये चीज़ें याद रखनी है, यहाँ पे स्टेट्स कौन कौन सी है। पहली तो आपकी यहाँ पे नागालैंड, ठीक है। फिर आपकी यहाँ पे होने वाली है मेघालय, ठीक है। फिर मेघालय के बाद आपकी यहाँ पे होने वाली है मिजोरम, और मिजोरम के बाद आपकी है यहाँ पे दिल्ली, ठीक है। तो यहाँ पे इन पर्टिकुलर स्टेट्स या यूटी में आपकी यहाँ पे पंचायत आपकी यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो आपको ये तो पहली चीज़ वो हो गई। दूसरी आपको ये याद रखनी है। फिर तीसरी चीज़ जो आपको यहाँ पे याद रखनी है कि इसके इलेक्शन जो होते हैं, ठीक है, वो हर 5 साल में एक बार होते हैं। मतलब आप यहाँ से ये समझ सकते हो कि इसकी टर्म क्या है, यहाँ पे 5 साल की है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं टर्म भी लिख दे रहा हूँ, और इलेक्शन भी आपके क्या हो रहे हैं, 5 साल में एक बार हो रहे हैं, ठीक है। आफ्टर भी लिख दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। इलेक्शन कब हो रहा है, आफ्टर 5 ईयर्स, टर्म क्या है इसकी 5 ईयर, ठीक है। तो यहाँ से आप दोनों चीज़ तो आप इजीली समझ सकते हो। फिर उसके बाद अगर आपसे यहाँ पे कोई पूछता है कि ये फर्स्ट स्टेट कौन सी थी जिसने यहाँ पे पंचायत को यहाँ पे आप बोल सकते हो कि इम्प्लीमेंट किया था, ठीक है। तो ये आपकी थी यहाँ पे राजस्थान, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये भी याद रखनी है कौन सी स्टेट थी आपकी यहाँ पे, ये थी आपकी राजस्थान,
ठीक है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें ये भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। फिर यहाँ पे जो मैंने शेड्यूल बोला था, अच्छा यहाँ पे मैं लिखना भूल गया, तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ। तो आपका शेड्यूल कौन सा है यहाँ पे ये? तो शेड्यूल है 11, ठीक है, 11th आपका यहाँ पे ये शेड्यूल है। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है। एक तो पहले आपको याद रखना है कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, ठीक है, इसका आर्टिकल क्या है, और साथ ही साथ यहाँ पे कि कौन से साल में हुआ था। ये साल था आपका 1992, ठीक है, तो यहाँ पे ये भी एक्स्ट्रा आप चीज़ याद रख लेना। वैसे ईयर पूछता नहीं है, पर तब भी अगर आपको ऑप्शन में दे दिया जाए 73rd 1991, 73rd 1992, तो आपको अगर ईयर पता हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1992 में हुआ था, ये याद रखना। 73rd आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, 11th शेड्यूल है आपका यहाँ पे, और आर्टिकल है 243। और इन सब स्टेट्स और यूटी में आपकी यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होती है, ठीक है, ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। और दूसरा कि इसकी टर्म कितनी है, यहाँ पे 5 ईयर्स की है। इलेक्शन इसका हर 5 साल में होता है। फिर यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेट थी जिसने यहाँ पे ये आप बोल सकते हो कि इम्प्लीमेंट किया था, तो वो थी आपकी यहाँ पे राजस्थान, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। उसके बाद अगर हम यहाँ पे अगले टॉपिक पे चलते हैं, यहाँ पे इसी में ही, तो देखो यहाँ पे आपको जो याद रखनी है अगली चीज़, तो वो आपको यहाँ पे याद रखनी है कि 1/3 जो आपकी यहाँ पे सीट्स हैं, ठीक है, वो यहाँ पे आपकी रिजर्व्ड है वुमेन्स के लिए, ठीक है। रिजर्व्ड है आपकी किसके लिए? वुमेन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये भी चीज़ याद रखनी है, ठीक। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अभी भी आपको मैं यहाँ पे क्वेश्चन भी दिखाऊंगा, यहाँ पे भी आप देख पाओगे। तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे ना जो इंपॉर्टेंट चीज़ और है, इसके बारे में भी हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे नेक्स्ट वाले स्लाइड पे चलता हूँ, वहाँ पे आपको यहाँ पे क्वेश्चन भी दिखेगा वैसे तो, ठीक है। तो यहाँ पे अब पहले हम आर्टिकल्स देख लेते हैं कि यहाँ पे जो जो इस पर्टिकुलर से रिलेटेड है वो, ठीक है। तो देखो 243 जो है आपका यहाँ पे, वो क्या बताता है आपको? यहाँ पे बताता है पंचायत, ठीक है, डिफाइन करता है बेसिकली कि पंचायत है क्या, ठीक है। तो यहाँ पे ये डिफाइन कर रहा है। फिर अगला आपको यहाँ पे 243A, ये आपको बताता है ग्राम सभा, ठीक है, कि ग्राम सभा क्या होती है वगैरह, ठीक है। फिर थर्ड यहाँ पे, उसके बाद मतलब नेक्स्ट पे चलते हैं, तो 243B, तो ये बताते हैं यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन क्या है आपके पंचायत का, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है आपके यहाँ पे पंचायत का, ठीक है। उसके बाद 243C में अगर हम चलते हैं, तो ये आपको क्या बताता है? कॉम्पोजिशन बताता है, मतलब कैसे बनी है आपकी यहाँ पे, कितने यहाँ पे मतलब कौन कौन यहाँ पे आपका इन्वॉल्व है पंचायत में, ठीक है। अब उसके बाद जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे अगर आप देखोगे, तो वो आपका होने वाला है यहाँ पे रिजर्वेशन, ठीक है। वो बताता है आपका यहाँ पे 243D, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना आपको बताया था कि 1/3 आपकी सीट्स रिजर्व है वुमेन के लिए, तो वो भी यहाँ पे किस में लिखा गया? 243 में ही बताया गया, 243D में ही बताया गया, ठीक है। तो आपको ये भी याद रखना है। फिर नेक्स्ट पे चलते हैं, तो 243E, ये क्या बताता है आपको? ये बताता है इसका ड्यूरेशन क्या होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट पे चलते हैं, तो नेक्स्ट आपका यहाँ पे 243F, ये क्या बता रहे हैं यहाँ पे कि डिस्क्वालिफिकेशन कैसे किया जाएगा अगर कोई भी कुछ गलत करता है उस केस में, या फिर कोई भी केस होता है तो उस टाइम में आपका डिस्क्वालिफिकेशन कैसे किया जाएगा उस इंसान का। फिर नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं, तो नेक्स्ट आपको यहाँ पे क्या बताता है? 243G, ये आपको बताता है कि पंचायत की पावर्स क्या है, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ये आपको ये सब बताता है 243G, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है आपको यहाँ पे, ये कौन बताता है यहाँ पे? ये बताता है आपका 243G, ठीक है। अब उसके बाद अगला जो सबसे ज़्यादा और इम्पॉर्टेंट है वो आपका होने वाला है 243H, ये क्या बताता है यहाँ पे? ये बताता है कि यहाँ पे पंचायत जो इनके इम्पोज कर सकती है आपके टैक्सेस, ठीक है, पावर टू इम्पोज टैक्स, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये भी याद रखना है, ठीक है। फिर अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं, तो नेक्स्ट आपका हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं 243I की। तो 243 बेसिकली आई जो है यहाँ पे, ये बताता है इसके इस पर्टिकुलर पंचायत राज के आपके यहाँ पे फाइनेंस कमीशन के बारे में, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं, अगला मोस्ट ऑफ मतलब एक और आपके लिए आप बोल सकते हो इम्पॉर्टेंट जो है आपका यहाँ पे इलेक्शन से रिलेटेड। तो 243K आपका ऐसा आर्टिकल है जो आपको यहाँ पे पंचायत के इलेक्शंस के बारे में बताता है, और इसके ऊपर भी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक। फिर 243M जो है आपका यहाँ पे बताते हैं कि कौन कौन से स्टेट्स में आपकी पंचायत राज नहीं है, ठीक है, मतलब पंचायत नहीं है। जो है ना आपको यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले स्टेट्स बताए थे, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, तो वो आपको यहाँ पे कहाँ बता रहे हैं? यहाँ पे बता रहे हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ नॉट एप्लीकेबल, ठीक है, मतलब कि यहाँ पे इसका क्या है यहाँ पे कि पंचायत राज नहीं है, मतलब पंचायत नहीं है वहाँ पे, ठीक। तो यहाँ पे हमने इन सब के बारे में बात कर ली है, ठीक। अब यहाँ पे अच्छा लास्ट आपका रह गया 243O। तो 243O क्या बताता है आपका यहाँ पे? ये बताता है कि यहाँ पे जो कोर्ट्स है, ठीक है, वो कैसे इंटरफेयर मतलब कर सकते हैं उनके इलेक्टोरल मैटर में, मतलब जो आपके पंचायत है अगर वहाँ पे कुछ भी ऐसा केस होता है, तो उस केस में आपके यहाँ पे कोर्ट्स यहाँ पे कैसे इंटरफेयर कर सकते हैं, ये आपको बेसिकली बताता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ
इंटरफेरेंस ऑफ कोर्ट्स, ठीक है, इंटरफेरेंस ऑफ कोर्ट्स इन इलेक्टोरल मैटर, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये चीज़ याद रखनी है, यहाँ पे पंचायत की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे कोर्ट्स के इंटरफेयर के बारे में बता रहा है, ठीक। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। अब देखो, अगर आप यहाँ पे यही वाले क्वेश्चन से पहले चलो स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे अगर आप देखो ध्यान से, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज प्रोविजन बीन मेड फॉर रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर वुमेन इन पंचायत। तो यहाँ पे देखो, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर वुमेन इन पंचायत, तो मैंने आपको अभी अभी बताया था 243D में आपको यहाँ पे क्या बता रखा है, रिजर्वेशन बता रखा है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 243D, ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है। और मैंने आपको बताया था कि 1/3 आपकी यहाँ पे क्या है, रिजर्व सीट्स हैं, ठीक है। जितनी भी आपकी यहाँ पे पंचायत में सीट्स होंगी उसमें से 1/3 आपकी यहाँ पे रिजर्व्ड है वुमेन्स के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ याद रखनी है। फिर इस पिछले पे चल लेते हैं। पिछला आपसे यहाँ पे क्या बोल रहा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द पंचायत इन इंडिया एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज और आर करेक्ट, ठीक है। पहला आपसे बोल रहा है कि देयर इज अ प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। तो यहाँ पे एकदम करेक्ट है। यहाँ पे तो 243 जो डी आर्टिकल है, तो यहाँ पे इसमें ही आपको यहाँ पे शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के बारे में बता रखा है कि कैसे किसको कितना रिजर्वेशन मिलेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपसे यहाँ पे बोल रहे हैं कि पंचायत आर नॉट ऑथराइज टू कलेक्ट टैक्सेस। अब देखो, ये जो आपकी स्टेटमेंट है ना, ये गलत हो गई। क्यों गलत हो गई, मैंने आपको यहाँ पे बता रखा था। अगर आप देखो कि 243H, ठीक है, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बताया कि ये इम्पोज कर सकते हैं टैक्सेस, ठीक है। तो जब ये इम्पोज कर सकते हैं तो यहाँ पे कलेक्ट भी कर सकते हैं, मतलब, ठीक है। तो यहाँ पे ये नॉट यहाँ पे लगाना गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर सिर्फ एक ही सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो, जो भी मैंने अभी तक बताया ना, सब अच्छे से कर लो, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका ये टॉपिक है पंचायत का, और ये हर साल आपसे यहाँ पे एक ना एक या दो क्वेश्चन तो आपसे पूछता ही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन करेक्ट है ए, और इससे बाद वाले में आपका ऑप्शन करेक्ट है सी। सो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे भी इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है। तो वो पहले आपको यहाँ पे याद रखनी है। तो सबसे पहले तो आपको जैसे पता होगा कि कुछ कमिटीज़ ने बेसिकली आपको यहाँ पे बताया था कि आपके यहाँ पे पंचायती राज सिस्टम होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे वो कौन कौन सी कमिटीज़ थी। तो सबसे पहले आपकी यहाँ पे कमेटी थी बलवंत राय मेहता कमेटी, ठीक है। बलवंत राय मेहता कमेटी। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट कमेटी है, ठीक है। क्योंकि इन्होंने क्या दिया है, इन्होंने दिया है आपको 3 टायर सिस्टम, ठीक है। पंचायती राज का जो 3 टायर सिस्टम है इन्होंने दिया है। अब जैसे 3 टायर सिस्टम में आपका बेसिकली क्या है, आपको अगर मैं यहाँ पे देखो डायग्राम के थ्रू आप समझ लो, तो यहाँ पे ये आपके हो गए 3 टायर, ठीक है। अब जो आपका लास्ट वाला है, ये आपका बेसिकली हम लोग इसको बोलते हैं विलेज लेवल, ठीक है। हम इसको क्या बोलते हैं, विलेज लेवल। इसको हम लोग बोलते हैं ब्लॉक लेवल, ठीक है, ब्लॉक लेवल। और ऊपर वाले को सबसे हम लोग बोलते हैं यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो देखो, आपके तीनों ही बेसिकली आपके पंचायती है, पर यहाँ पे एक के अंदर एक आपका आता है, ठीक है। अब जैसे सबसे बड़ा आपका होने वाला है यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लेवल, फिर उसके अंदर आएगा ब्लॉक लेवल, फिर उसको भी और छोटे में डिवाइड कर दोगे तो आएगा यहाँ पे विलेज लेवल। अब जो आपका विलेज लेवल है, ये हम लोग बोलते हैं हिंदी में इसको ग्राम पंचायत, ठीक है। जो आपके गाँव की जो पंचायत होती है वो आपकी इस वाले ब्लॉक में आती है। फिर उससे ऊपर वाला है आपका यहाँ पे ब्लॉक लेवल। अब ब्लॉक लेवल आपका हो गया कि गाँव को थोड़ा मिला दिया, फिर आपको यहाँ पे मिल गया पंचायती समिति, ठीक है। फिर और यहाँ पे बहुत सारे गाँव को मिला दिया, एक डिस्ट्रिक्ट के जितने भी आपके गाँव हैं उनको हम लोग बोल दिया, हमने बोल दिया यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लेवल में जिला परिषद, ठीक। तो यहाँ पे ये 3 टायर सिस्टम इन्होंने ला के दिया है हमें। और आपको यहाँ पे जो दूसरी चीज़ आपको यहाँ पे इससे रिलेटेड याद रखनी है कि यहाँ पे हर एक स्टेट में ये आपकी 3 टायर कमेटी यहाँ पे नहीं बनती है। ये ऐसे स्टेट्स में ही बनती है जिसकी पॉपुलेशन आपकी 20 लाख से ज़्यादा या इक्वल है, ठीक है। मतलब कि जो भी स्टेट्स या यूटी होगी, ठीक है, उनमें जितनी भी यहाँ पे 20 लाख से ज़्यादा या इक्वल आपकी यहाँ पे पॉपुलेशन होगी मिला के सब कुछ, तभी आप यहाँ पे 3 टायर सिस्टम लगाओगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या याद रखना है कि 20 लाख से यहाँ पे ज़्यादा या इक्वल इनकी पॉपुलेशन होनी चाहिए, ठीक है। तभी आप यहाँ पे क्या लगा पाओगे, आप 3 टायर सिस्टम आप यहाँ पे लगा पाओगे। अच्छा, और दूसरी चीज़ याद रखना, जैसे मैंने आपको बताया था कि दिल्ली में आपके यहाँ पे पंचायती राज सिस्टम नहीं चलता है, तो आपसे ऐसा पूछ सकते हैं कि यहाँ पे कौन सी यूटी में नहीं चलता है, ठीक है। तो आपका आंसर होगा दिल्ली, क्योंकि वो एकलौती यूटी है अभी ऐसे फिलहाल में, ठीक है। तो देखो, आपको ये सब आपको यहाँ पे याद होना चाहिए। अब उसके बाद दूसरा अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, तो दूसरा आपका यहाँ पे होने वाला है अशोक मेहता कमेटी, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्होंने दिया है 2 टायर सिस्टम, ठीक है। तो 2 टायर सिस्टम में इन्होंने क्या दिया, एक तो आपको दिया यहाँ पे जिला परिषद, जो अभी मैंने आपको ऊपर बताया था, जो आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बन रहा है यहाँ पे, वो भी यहाँ पे सेम है। उसके बाद इन्होंने एक दे दिया यहाँ पे मंडल पंचायत, ठीक है। जो नीचे के 2 ब्लॉक्स हैं इनको आप बोल सकते हो या मर्ज कर लिया या फिर थोड़ा सा अलग करके यहाँ पे इन्होंने दे दिया मंडल पंचायत। तो ये आपका कौन कौन सी आपकी स्टेट्स और यूटी में लगेगा, तो ये आपका लगेगा जिनकी भी आपकी पॉपुलेशन 20 लाख से कम है, ठीक है, कम है, याद रखना यहाँ पे क्या है, कम है।
ठीक है, यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ, यहाँ पे कम है, ठीक है, यहाँ पे कम है और यहाँ पे क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ याद रखना कि ज़्यादा है, ठीक है। 20 लाख या फिर उससे इक्वल, आप यहाँ पे इक्वल भी लिख लो, आप कंफ्यूज हो जाओ, ठीक है। इक्वल और ज़्यादा है, तो आप यहाँ पे क्या लगाओगे, आप 3 टायर सिस्टम लगाओगे उस पर्टिकुलर स्टेट या यूटी में, जिसपे भी 20 से कम है वहाँ पे आप लगाओगे यहाँ पे 2 टायर सिस्टम, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे एक और कमेटी के बारे में पता होना चाहिए, और वो आपकी यहाँ पे होने वाली है एल एम सिंघवी, ठीक है, एल एम सिंघवी कमेटी। तो इन्होंने बेसिकली यहाँ पे क्या बताया पंचायत के बारे में, तो इन्होंने बोला है कि हमें पंचायत को, आप बोल सकते हो पंचायती राज सिस्टम को हमें बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज करना चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, हमें इसको प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए और प्रिजर्व करके रखना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने ये चीज़ बोली है, इस पर्टिकुलर कमेटी ने ये बोला है, ठीक है। तो यहाँ पे ये 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए, ये बहुत ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। और फिर आप यहाँ पे पैसा भी पढ़ सकते हो, ठीक है, PESA आपका एक और है यहाँ पे, ठीक है, जिसका फुल फॉर्म क्या है यहाँ पे, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली शेड्यूल एरियाज में भी पंचायत हो, उससे रिलेटेड आपका यहाँ पे पैसा एक्ट है। तो आप यहाँ पे ये भी पढ़ सकते हो, आपका कब आया था, ये आया था आपका 1996 में, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या आपका एक पैसा एक्ट है, जिसका नाम क्या है, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज एक्ट, ठीक है। तो ये तो हमने कर ली पर्टिकुलर इस यहाँ पे कमिटीज़ की बात, जो आपकी पंचायत से रिलेटेड है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे। तो आपसे यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द पंचायती राज सिस्टम आर करेक्ट, ठीक है। तो आपसे यहाँ पे करेक्ट पूछा जा रहा है। तो पहला बोल रहा है कि ऑल सीट्स इन द पंचायत आर फिल्ड बाय पर्सन चूजन बाय द डायरेक्ट इलेक्शन। तो देखो, ये अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि आपके यहाँ पे इलेक्शंस होते ही हैं, और डायरेक्ट आप इलेक्शन, आप बोल सकते हो यहाँ पे इलेक्ट करते हो। तो यहाँ पे पहली स्टेटमेंट क्या आपकी यहाँ पे, ये तो करेक्ट हो गई, ठीक है। दूसरा आपसे यहाँ पे बोल रहा है कि द ग्राम सभा कंसिस्ट ऑफ पर्सन रजिस्टर्ड इन द विलेज इलेक्ट्रोलर रोल्स। तो देखो, आपके यहाँ पे ग्राम सभा होता क्या है, तो ग्राम सभा आपके, आप ऐसा समझ सकते हो, ऐसी बॉडी है जिसमें जितने भी लोग हैं ना, जो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि सिलेक्ट करते हैं या फिर वोटर्स हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो, यहाँ पे ग्राम सभा है क्या, यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे जितने भी लोग हैं जो आपके वोटर्स हैं, उन सबको जब आप इकट्ठा करते हो, ठीक है, उन सबको आप जब मिला के कुछ एक ग्रुप बनाते हो, तो उस ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग यहाँ पे बोलते हैं ग्राम सभा, ठीक है। तो वहीं यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि द ग्राम सभा कंसिस्ट ऑफ पर्सन रजिस्टर्ड इन द विलेज इलेक्ट्रोलर रोल्स, मतलब कि यहाँ पे वो क्या है, एक वोटर है। तो आपका दूसरा भी एकदम क्या करेक्ट स्टेटमेंट है। फिर तीसरे पे चलते हैं। तीसरा आपसे बोल रहा है द चेयरमैन ऑफ द पंचायत इज इलेक्टेड इन अकॉर्डेंस विद द लॉ पास बाय ईच स्टेट। तो यहाँ पे ये देखो, ये वाला भी एकदम आपका यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट होने वाला है, क्योंकि जो भी आपका यहाँ पे चेयरमैन बनेगा, ठीक है, अब वो यहाँ पे स्टेट के ऊपर डिपेंड रहता है कि वहाँ पे कौन सा लॉ पास है, ठीक है। कहीं पे हो सकता है कि यहाँ पे वो बाय इलेक्शन ही यहाँ पे बन रहा हो, ठीक है, कहीं पे कुछ और हो सकता है यहाँ पे, या फिर आप बोल सकते हो कि इलेक्शन में भी यहाँ पे सेपरेट रूल हो सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे विलेज वालों को मान लो, यहाँ पे लोकल इंसानों ने, मतलब जो लोग रह रहे हैं, वोटर्स जो हैं, उन्होंने यहाँ पे सिलेक्ट किया, और फिर यहाँ पे चेयरमैन को जिन जिन लोगों ने जिनको सिलेक्ट किया, फिर उन सब ने मिलकर उस पर्टिकुलर इंसान को सिलेक्ट किया, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे अलग अलग आपके यहाँ पे स्टेट वाइज आप बोल सकते हो यहाँ पे लॉ होता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपका चेयरमैन इलेक्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे तीसरा भी आपका स्टेटमेंट एकदम सही है। फिर आपसे यहाँ पे बोल रहा है कि ऑल स्टेट्स इन इंडिया हैव अ 3 टायर सिस्टम ऑफ पंचायत। तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, क्योंकि देखो इसका एग्जाम्पल अगर आप देखोगे, तो अगर आप देखते हो सिक्किम, ठीक है, तो यहाँ पे सिक्किम जो है, इनके पास क्या है, यहाँ पे 2 टायर सिस्टम है, ठीक है, तो ये याद रखना। फिर आप देखोगे यहाँ पे मणिपुर, तो मणिपुर के पास भी कैसा सिस्टम है आपका, यहाँ पे 2 टायर, ठीक है। फिर अगर आप देखोगे लक्षद्वीप, अब जैसे वो स्टेट नहीं है, पर मैं आपको बस एक एज एन एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ठीक है। तो अगर लक्षद्वीप के बारे में बोलता है, इसके पास भी कैसे है, यहाँ पे 2 टायर है, ठीक है। तो इसलिए आपके यहाँ पे आपको यहाँ पे याद रखना है कि लक्षद्वीप जैसे हो गया, मणिपुर हो गया, और भी आपके यहाँ पे यूटीज हैं वैसे बेसिकली। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पे बी हो जाएगा। 1, 2 एंड 3 आपका एकदम करेक्ट है, क्योंकि सिक्किम और मणिपुर, यहाँ पे स्टेट की स्पेसिफिकली बात हो रही है, तो सिक्किम और मणिपुर दोनों में ही आपका 2 टायर सिस्टम है, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन 20 लाख से कम है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 एंड 2 यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है, बी ऑप्शन का सही है। सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिलेशन टू पंचायत इज नॉट करेक्ट, ठीक है, नॉट आपसे यहाँ पे पूछ रहा है। तो पहला आपको यहाँ पे दे रखे है कि लेजिस्लेचर ऑफ अ स्टेट मे बाय लॉ मेक प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू द कॉम्पोजिशन ऑफ पंचायत। तो यहाँ पे देखो, एकदम आपके यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे 243C आपको यहाँ पे मैंने बताया था, जिसपे क्या हम डिस्कस कर रहे थे, कॉम्पोजिशन। यहाँ पे बेसिकली वो पर्टिकुलर आर्टिकल आपको बता रहा था पंचायत का कि क्या होगा। तो ये जो कॉम्पोजिशन है, ये आपका स्टेट्स के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, कि उनको कैसे कैसे कॉम्पोजिशन रखना है, वो यहाँ पे स्टेट के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट करेक्ट है, तो ये आपका आंसर नहीं होने वाला है।
फिर बी में चलते हैं, तो बी में आपसे क्या बोल रहा है कि पंचायत एरिया मीन्स द टेरिटोरियल एरिया ऑफ पंचायत। अब जैसे फॉर एग्जांपल इसको आप इजीली समझ सकते हो एग्जांपल के थ्रू। मान लो आप यहाँ पे कोई भी विलेज में रह रहे हो, वहाँ पे आपकी कोई एक पंचायत है, ठीक है, उसने कोई डिसीजन लिया, तो वो जो डिसीजन उसने लिया वो आपके आपके विलेज में ही क्या बोलते हैं उसको सीमित बोलेंगे, ठीक है, कि उस पर्टिकुलर जो आपका डिसीजन लिया उस पंचायत ने, तो वो जो डिसीजन उसने लिया है वो आपका सिर्फ और सिर्फ उसी पर्टिकुलर विलेज पे ही सीमित है, वो किसी दूसरे विलेज पे जाके वो लागू नहीं हो सकता है, ठीक है, जब तक उस वाले विलेज की पंचायत वो नहीं लेती है डिसीजन, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब सीधे कहने का क्या है कि जो भी आपके विलेज की पंचायत है, विलेज बोल लो, डिस्ट्रिक्ट लेवल होगा, तो यहाँ पे वो पूरा डिसीजन आपका डिस्ट्रिक्ट पे आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे मैं छोटे से लिए आपको एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ कि सपोज करो आपका यहाँ पे विलेज पे कोई भी पंचायत है, अगर उसने कोई डिसीजन लिया है तो वो सिर्फ और सिर्फ उसी पर्टिकुलर विलेज पे यहाँ पे सीमित होगा, उसके बाहर कोई दूसरे विलेज पे नहीं चलेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है यहाँ पे कि यहाँ पे जो पंचायत की एरिया है, ठीक है, वो क्या आपका यहाँ पे टेरिटोरियल एरिया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी आपकी करेक्ट स्टेटमेंट है, तो आपका ये भी आपका आंसर नहीं होने वाला है। फिर सी पे चलते हैं। सी आपसे बोल रहा है कि ग्राम सभा इंक्लूड्स ऑल पर्सन इन द इलेक्टोरल रोल ऑफ विलेज विद इन अ पंचायत। तो देखो हमने पिछले ही क्वेश्चन में डिस्कस किया है, ग्राम सभा आपका क्या होता है कि जितने भी आपके यहाँ पे उस रीजन में जहाँ पे आपकी पंचायत है, जैसे गांव की अगर पंचायत है तो गांव में जितने भी आपके वोटर्स हैं उन सबको मिला के आप क्या एक और आप बोल सकते हो ग्रुप बनाते हो, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ग्राम सभा बोलते हैं, ठीक है। तो आपका ये भी स्टेटमेंट एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। अब आपका यहाँ पे गलत कौन सा है, डी आपका बचा है, तो यही आपका गलत है। अब गलत क्यों है यहाँ पे, इसने यहाँ पे बोला कि रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर एससी एंड एसटी हैज नथिंग टू डू विद प्रपोजिशन ऑफ देयर पॉपुलेशन, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने नथिंग लगा दिया, ठीक है, नथिंग टू डू। तो यहाँ पे ये क्या होगा, गलत होगा, क्योंकि उनकी जितनी पॉपुलेशन का जो भी प्रपोर्शन होगा, मतलब जो भी उनकी पॉपुलेशन होगी उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे क्या करते हो, सीट्स को रिजर्व करते हो एस सी एस टी के केस में, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये चीज़ याद रखनी है, इसको स्टार मार्क कर लेना कि यहाँ पे जितनी भी उनकी पॉपुलेशन होगी इस पर्टिकुलर स्टेट या आप बोलो या फिर विलेज में, उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे एससी और एसटी की आप यहाँ पे क्या करोगे, उस पर्टिकुलर पंचायत में आप यहाँ पे उनको सीट्स रिजर्व करके दोगे, ठीक है। तो यहाँ पे डी जो था आपका यहाँ पे गलत था और आपसे नॉट पूछा था, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। सो नाउ यहाँ पे आप अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे क्या बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड टू द फंक्शनिंग ऑफ द पंचायत इज नॉट करेक्ट, ठीक है। तो आपसे देखो बार बार नॉट ही पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आपसे क्या पूछा जा रहा है कि पहले में आपको दे रखा है कि पंचायत में लेवी टैक्स सॉरी कलेक्ट एंड अप्रोप्रिएट टैक्सेस ड्यूटीज टोल्स एक्सेट्रा। तो यहाँ पे देखो अभी मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि 243H के बारे में, 243H में यहाँ पे क्या बेसिकली बताया जा रहा है पंचायत से रिलेटेड कि उनके पास पावर है कि वो यहाँ पे टैक्स को इम्पोज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब करेक्ट स्टेटमेंट है आपकी, तो यहाँ पे ये आपका आंसर नहीं होने वाला है। फिर बी में आपको यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि अ पर्सन हु हैज़ अटेन्ड द एज ऑफ 25 ईयर्स विल बी एलिजिबल टू बी अ मेंबर ऑफ अ पंचायत। तो यहाँ पे ये गलत स्टेटमेंट हो गई, क्योंकि 25 नहीं होता है, 21 होता है, ठीक है। 21 पे आप यहाँ पे क्या हो जाते हो, एलिजिबल हो जाते हो। जिसकी भी एज 21 हो जाती है तो आप यहाँ पे पंचायत पे खड़े होने के लिए, आप बोल सकते हो यहाँ पे इलेक्ट होने के लिए आप एलिजिबल हो, ठीक है। यहाँ पे आप मतलब अपने वोट्स मांग सकते हो, आप यहाँ पे इलेक्शन में खड़े हो सकते हो पंचायत के। फिर यहाँ पे यही आपका आंसर हो गया, क्योंकि यही गलत है। अब बाकी भी हम लोग पढ़ लेते हैं। सी में आपसे यहाँ पे बोल रहा है कि एवरी पंचायत शैल ऑर्डिनरी कंटिन्यू फॉर 5 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स फर्स्ट मीटिंग। तो देखो इसका कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे जब भी आपकी यहाँ पे जो न्यू पंचायत है आपकी इलेक्ट होती है, ठीक है, मान लो एक पंचायत की 5 ईयर के टर्म खत्म हो गया, उसके बाद आपकी यहाँ पे न्यू पंचायत इलेक्ट हो रही है, तो यहाँ पे जो इसका टाइम है, ठीक है, 5 ईयर्स का है, मतलब यहाँ पे क्या है, टर्म क्या है इसकी, यहाँ पे 5 ईयर की है। तो ये भी हमने डिस्कस किया था, ये भी क्या आपकी करेक्ट स्टेटमेंट है। डी में आपसे बोल रहा है पंचायत रिकॉन्स्टिट्यूटेड आफ्टर प्री मैच्योर डिसोल्यूशन शैल कंटिन्यू ओनली फॉर द रिमाइंडर ऑफ द फुल पीरियड। तो आपकी यहाँ पे ये भी करेक्ट है। अब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपके यहाँ पे 5 साल का इसका टाइम था, एक कोई आपकी ए पंचायत थी, वो यहाँ पे किसी तरीके से टूट गई, ठीक है, वहाँ पे आप मान सकते हो कि वो डिसॉल्व हो गई, और उसने अभी तक 3 साल के लिए रूल कर लिया था, मतलब 3 साल के लिए वो पंचायत थी, तीसरे साल में आके एंड में आके वो खत्म हो गई, ठीक है, डिसॉल्व हो गई। तो जो भी आप यहाँ पे न्यू पंचायत जो बनेगी, तो वो सिर्फ यहाँ पे 2 साल के लिए रूल करेगी, ठीक है, मतलब कि उनको 2 साल के लिए आप बोल सकते हो गवर्न करेगी, ठीक है। तो आपकी ये स्टेटमेंट भी क्या है, एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे गलत थी आपकी यहाँ पे ये कि 25 ईयर्स नहीं होता है, 21 ईयर्स पे आप एलिजिबल हो जाते हो। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होने वाले, क्योंकि आपसे यहाँ पे नॉट पूछा था, स्टेटमेंट बी आपकी नॉट गलत है। सो यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे ये क्या बोल रहा है आपसे कि द पावर टू लेजिस्लेट ऑन ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू इलेक्शंस टू पंचायत लाई विद। तो देखो अभी हमने यहाँ पे इतनी बार यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं हम लोग यहाँ पे कि जो भी आपके रिजर्वेशन वाली चीज़ें थी जैसे एस सी की, तो यहाँ पे वो कौन देखता था, स्टेट देखता था।
फिर हमने देखा था कि कॉम्पोजिशन वाली भी जो चीज़ें थी कि यहाँ पे कौन कितना रहेगा यहाँ पे वगैरह, पंचायत के कॉम्पोजिशन से रिलेटेड 243 में आपके आर्टिकल में। तो ये भी कौन देख रहा था यहाँ पे, स्टेट ही देख रहा था, राइट। तो यहाँ पे पार्लियामेंट का, स्टेट इलेक्शन कमीशन का, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे आपका आंसर होने वाला है बी ऑप्शन, द स्टेट लेजिस्लेचर, क्योंकि हम इतनी बार अभी ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं पिछले क्वेश्चंस में। ठीक है, तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट। हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे अपने अगले टॉपिक के क्वेश्चंस को, जो कि आपका यहाँ पे होने वाला है पार्लियामेंट से रिलेटेड। ठीक है, तो अभी सबसे पहले तो आपको यहाँ पे ये पता होना चाहिए आर्टिकल 79 क्या होता है। आर्टिकल 79 बोलता है आपका पार्लियामेंट किस किस से बना होता है। ठीक है, तो आपका बना होता है यहाँ पे प्रेसिडेंट, फिर आपका यहाँ पे बना होता है राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है आपका किस किस से बना होता है, प्रेसिडेंट से बना होता है, राज्यसभा से बना होता है, और यहाँ पे आपकी लोकसभा से भी बना होता है। ठीक है, तो ये आपका कौन सा आर्टिकल बताते हैं, ये आर्टिकल बताते हैं आर्टिकल 79। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आपको यहाँ पे ये चीज़ पता होनी ही चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो अब यहाँ पे जो हम क्वेश्चंस करेंगे ना, आप यहाँ पे डायरेक्ट जो आपको यहाँ पे पार्लियामेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे वो करेंगे। फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा सेपरेटली उनके क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो इसी पर्टिकुलर वीडियो में हम यहाँ पे लोकसभा राज्यसभा भी कंप्लीट कर देंगे। और अगर आप अभी तक आपको यहाँ पे मजे आ रहे हैं, आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, ठीक है, आपको अच्छा लग रहा है वीडियो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना चैनल। और आपको अगर जितना भी कोई भी डाउट होता है, ठीक है, आप यहाँ पे कमेंट भी कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे रिप्लाई कर देता हूँ। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन आपसे यहाँ पे क्या बोल रहा है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ कंडीशन फॉर द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो यहाँ पे जैसे आपको पता होगा कि यहाँ पे कुछ कुछ कंडीशंस आपकी होती हैं जिसके थ्रू आप यहाँ पे एमपी को, मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को आप यहाँ पे डिस्क्वालीफाई कर सकते हो किसी भी पर्टिकुलर हाउस से। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मैंने बोला था एमपी आपका यहाँ पे क्या होगा, राज्यसभा में भी होगा, लोकसभा में भी होगा, क्योंकि एमपी मतलब क्या हो गया, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और पार्लियामेंट किससे कंसिस्टेड है, मतलब यहाँ पे किस किस से बनी है, तो ये आपकी बनी है यहाँ पे देखो, यही आपकी क्या है, यहाँ पे पार्लियामेंट है। ठीक है, ये आपकी बनी है प्रेसिडेंट, राज्यसभा और लोकसभा से। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये चीज़ें ना आपको याद रखनी है। ठीक है, और इसमें कोई भी डिफिकल्ट नहीं है आपको याद रखने में। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पे स्टेटमेंट्स पढ़ लेते हैं। सबसे पहले बोल रहा है कि यहाँ पे वॉलेंटरी एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप ऑफ अ फॉरेन कंट्री। तो यहाँ पे तो देखो सीधी सी बात है, यहाँ पे ये क्या होगा, डिस्क्वालीफाई होगा। ठीक है, ये क्या होगा, यहाँ पे डिस्क्वालीफाई होगा। तो जब यहाँ पे डिस्क्वालीफाई होगा तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है। यहाँ पे ये आपका आंसर नहीं होगा, क्योंकि आपसे यहाँ पे नॉट पूछा जिससे ये डिस्क्वालीफाई ना हो। अब देखो यहाँ पे क्यों डिस्क्वालीफाई होगा, आपको पता है कि जैसे यहाँ पे किसी दूसरे देश की सिटीजनशिप ले लेगा, तो यहाँ पे इंडिया की सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली यहाँ पे चली जाएगी। ठीक है, क्योंकि इंडिया यहाँ पे सिंगल सिटीजनशिप को फॉलो करता है। ठीक है, आर्टिकल 9। तो यहाँ पे इससे इसकी वजह से आपका यहाँ पे क्या होगा कि जो इसने यहाँ पे सिटीजनशिप ली है, इसकी वजह से यहाँ पे इसकी एमपी की जो पोजीशन है यहाँ पे, ये भी क्या हो जाएगी, डिस्क्वालीफाई हो जाएगी, आप बोल सकते हो कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, तो आपका पहला तो यहाँ पे करेक्ट है कि यहाँ से डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। फिर सेकंड क्या बोल रहा है आपको यहाँ पे कि होल्डिंग द ऑफिस ऑफ अ चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। तो देखो यहाँ पे कुछ आपके ऐसे ऑफिसेज होते हैं जो आप बोल सकते हो कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में है, पर यहाँ पे सच ऑफिसेज को ना हम लोग काउंट नहीं करते कि वो आपके ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में आते हैं। जैसे उनमें से एक आपका ऑफिस है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है बेसिकली आपकी, यहाँ पे ये क्या होगी आपकी, आपसे बेसिकली नॉट पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पे यही आपका करेक्ट आंसर होगा कि अगर यहाँ पे कोई भी एज अ चेयरमैन आता है, कोई भी एमपी आपका यहाँ पे एज अ चेयरमैन है यहाँ पे नेशनल कमीशन फॉर वुमेन में, तो आपका यहाँ पे वो डिस्क्वालीफाई नहीं होगा। ठीक है, तो ये एक तो यही आपका आंसर हो गया यहाँ पे। अब बाकी भी हम लोग स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। तो दूसरा आपसे यहाँ पे क्या बोल रहा है, थर्ड स्टेटमेंट, द मेंबर एब्सटेन्स फ्रॉम वोटिंग इन द हाउस विदाउट प्रायर परमिशन। अब देखो जैसा आपको यहाँ पे पता होगा कि जब भी आपके यहाँ पे वोटिंग होती है, तो जो पॉलिटिकल पार्टी, एक पर्टिकुलर मेंबर मान लो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे मान लो इलेक्शन हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे दो मेंबर्स खड़े हुए, और यहाँ पे एक ए पार्टी है और एक बी पार्टी है। ठीक है, अब हम लोग ऐसे ही मान लेते हैं ए पार्टी है कोई भी। ठीक है, अब इसमें एक मेंबर है एक्स, ए पार्टी ने बोला कि तुम्हें बी को ही वोट करना है चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, जितने भी इसके मेंबर है पॉलिटिकल पार्टी ए के, इसने बोला कि सिर्फ तुम्हें बी को ही वोट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपके देखो ये मेंबर्स है जो यहाँ पे इलेक्शन में खड़े हुए हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे ये याद रखना है। और ये आपकी है पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी है आपकी। ठीक, तो इसने क्या बोला, पॉलिटिकल पार्टी ने जितने भी उसके मेंबर हैं यहाँ पे, उसने बोला कि आपको सिर्फ और सिर्फ बी को ही वोट करना है। पर यहाँ पे मान लो एक्स ने क्या किया, यहाँ पे अपने वोट को एब्सटेन कर दिया, मतलब किसी को भी वोट नहीं किया, या फिर इसने बी की जगह यहाँ पे ए को वोट कर दिया। ठीक है, अच्छा आपको यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाए तो यहाँ पे मैं ए की जगह यहाँ पे सी ले ले रहा हूँ। ठीक है, तो मान लो एक पॉलिटिकल पार्टी सी है, उसने एक्स को बोला है जो उसका एक मेंबर है कि आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बी को वोट करना है, पर इसने क्या किया, अपने वोट को एब्सटेन कर लिया। एब्सटेन मतलब यहाँ पे वोट ही नहीं किया। ठीक है, किसी को भी वोट नहीं किया, या फिर
इसने जिसको यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी ने बोला था बी को डालने के लिए, इसने क्या किया, इसने उल्टा ए को डाल दिया। तो ऐसे कंडीशंस में यहाँ पे अगर पॉलिटिकल पार्टी 15 दिन के अंदर, ठीक है, अगर यहाँ पे स्पीकर या फिर आप बोल लो यहाँ पे जो आपके राज्यसभा के हेड होते हैं, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट, अगर उनसे यहाँ पे बोलती है तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर आपके एमपी को यहाँ पे डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट भी क्या है, यहाँ पे करेक्ट होने वाले डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड, ठीक है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आपसे यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, द मेंबर होल्ड द ऑफिस ऑफ द चेयरमैन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द नेशनल कोल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो देखो यहाँ पे भी जो आपका एग्जाम्पल है, ये आपका वही है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का ही, ठीक है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का ही आपका यहाँ पे एग्जाम्पल है। बस फर्क यहाँ पे क्या है बेसिकली आपका यहाँ पे, कि ये जो आपकी कॉर्पोरेशन है ये आपकी, आप समझ सकते हो कि यहाँ पे इसको प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। अब यहाँ पे नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एज सच, उसको एज सच ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा, पर जितना यहाँ पे प्रॉफिट होगा नेशनल कोल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड को। तो यहाँ पे जो बोला जाता है कि कोई भी आप यहाँ पे गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप मेंबर बन रहे हो, ठीक है, यहाँ पे चेयरमैन बन रहे हो, तो आपको उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में ना, वो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन मतलब 25% शेयर से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए उसके पर्टिकुलर मार्केट में, ठीक है। यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल जो यहाँ पे कंपनी दे रखी है नेशनल कोल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, तो इसका कोल्ड के सेक्टर में 25% से ज़्यादा का शेयर नहीं होना चाहिए। पर आपको पता है कि यहाँ पे इसका 25 क्या, इसका बहुत ही ज़्यादा हाई शेयर मार्केट है, क्योंकि यहाँ पे आप समझ सकते हो यहाँ पे कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपकी ये कंपनी है जिसका सबसे ज़्यादा आप बोल लो यहाँ पे मार्केट शेयर है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, आपका ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का एक परफेक्ट एग्जाम्पल हो जाएगा, और ये भी आपकी करेक्ट स्टेटमेंट है डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड। तो यहाँ पे भी आपका जो मेंबर है वो यहाँ पे डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन अकेला ऐसा है जिसपे वो डिस्क्वालीफाई नहीं हो रहा है, तो बी आपका आंसर होने वाला है। यहाँ पे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, ठीक है, आपसे यहाँ पे नॉट पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे आप बोल रहे हैं कि नॉट अ करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द यूनियन कैबिनेट। तो देखो यूनियन कैबिनेट बेसिकली यहाँ पे कौन होती है, यहाँ पे बेसिकली बोला जा रहा है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को, ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को यहाँ पे बोला जा रहा है। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का हेड कौन होता है, यहाँ पे वो होता है पीएम, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। अब यहाँ पे 3 टाइप के आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं। पहले तो हो गए आपके यहाँ पे कैबिनेट मिनिस्टर्स, ठीक है, फिर दूसरे हो गए यहाँ पे मिनिस्टर ऑफ स्टेट, ठीक है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, ठीक है। पहले क्या थे आपके कैबिनेट मिनिस्टर थे, दूसरे थे मिनिस्टर ऑफ स्टेट, और तीसरे आपके यहाँ पे होते हैं डिप्यूटी मिनिस्टर, ठीक है। तो यहाँ पे ये 3 टाइप के आपके क्या होते हैं, मिनिस्टर्स होते हैं, जो कि आपके यहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अंदर आते हैं। और ये आपके बेसिकली सारे जो लोग हैं, ठीक है, ये आप ऐसे बोल सकते हो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है आपका यहाँ पे पार्ट होता है पार्लियामेंट का, ठीक है। तो यहाँ पे एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है आपकी यहाँ पे। और दूसरा आपसे बोल रहा है कि रिस्पॉन्सिबल होता है यहाँ पे पार्लियामेंट, तो ये भी एकदम करेक्ट है कि यहाँ पे जो भी डिसीजन लिया जाता है यहाँ पे वो पार्लियामेंट को ही बताते हैं, ठीक है। वो जो भी चीज़ कर रहे हैं, तो सब चीज़ आप बोल सकते हो यहाँ पे कंप्लीटली रिस्पॉन्सिबल है पार्लियामेंट को। फिर नेक्स्ट आपसे यहाँ पे बोला जा रहा है कि इट रिमेन्स इन पावर टिल इट एंजॉयज द कॉन्फिडेंस ऑफ द पार्लियामेंट। मतलब क्या है यहाँ पे कहने का, जैसे मान लो यहाँ पे कि कोई भी कंट्री है, वहाँ पे कोई पर्टिकुलर मेजोरिटी नंबर यहाँ पे वहाँ आपको गवर्नमेंट बनाने के लिए चाहिए, ठीक है। अब आपके यहाँ पे मेजोरिटी बन गई थी, 1-2 सीट्स ऊपर थी आपके यहाँ पे मेजोरिटी नंबर से, पर यहाँ पे आगे जाके मान लो ऐसा कुछ होता है कि जो 1-2 सीट्स आपकी ऊपर थी, उनमें से 5 लोग जो है यहाँ पे आपको आपकी पार्टी को छोड़ के चले जाते हैं किसी दूसरे पार्टी में। तो उस केस में आप क्या हो गए यहाँ पे कि आपकी गवर्नमेंट गिर गई, ठीक है, क्योंकि आपकी मेजोरिटी सीट्स अब है ही नहीं। तो जब आपके यहाँ पे गवर्नमेंट गिरती है, तो आपकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी क्या हो जाते हैं, यहाँ पे खत्म हो जाते हैं। मतलब यहाँ पे दोबारा से वापस से जब इलेक्ट होंगे, जब भी यहाँ पे न्यू गवर्नमेंट आएगी, ठीक है, तो जब न्यू गवर्नमेंट आएगी तो वापस से आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इलेक्ट होंगे। पर जैसे ही आपकी जो प्रेजेंट में गवर्नमेंट है वो हट गई, तो आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी आपके हट जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये करेक्ट स्टेटमेंट है। फिर डी आपसे बोल रहा है पर्सन फ्रॉम आउटसाइड द पार्लियामेंट कैन नेवर बी अपॉइंटेड अ मेंबर ऑफ कैबिनेट। तो अब ये आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा, डी आपका एकदम करेक्ट है, ठीक है। जो आपसे नॉट पूछा है तो यही आपका आंसर होने वाला है, क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि जो यहाँ पे आपका एमपी नहीं है, ठीक है, मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है, या फिर आप बोल दो यहाँ पे जो पार्लियामेंट से रिलेटेड नहीं है, वो यहाँ पे इस पर्टिकुलर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में नहीं आ सकता, ऐसा नहीं है। यहाँ पे वो इलेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे यूनियन कैबिनेट में वो क्या हो सकता है, यहाँ पे इलेक्ट हो सकता है। तो यहाँ पे एकदम करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगी यहाँ पे, क्योंकि नॉट पूछा आपसे तो गलत कौन सी, यहाँ पे डी ऑप्शन ही आपकी यहाँ की गलत है, क्योंकि इन्होंने नेवर बी अपॉइंटेड लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे अगर ये लिख देते कैन बी अपॉइंटेड तो यहाँ पे वो सही हो जाता, ठीक है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे आपका आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कॉम्पोजिशन ऑफ द पार्लियामेंट इज नॉट करेक्ट, ठीक है। यहाँ पे नॉट वापस से आपसे यही पूछा जा रहा है। तो पहले में आपसे यहाँ पे बोल रखा है कि द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द स्टेट इन राज्यसभा आर इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल। देखो यहाँ पे डायरेक्टली बोल दिया बाय द पीपल, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे डायरेक्टली नहीं होते, इनडायरेक्टली होते हैं। मतलब कि आप यहाँ पे जिन लोगों को आप सिलेक्ट करते हो कि फिर वो लोग आपके आगे जाके इनको सिलेक्ट करते हैं, ठीक है।
तो आप यहाँ पे डायरेक्टली इलेक्ट नहीं होते ये लोग, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए और यही आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा पहली बात तो। फिर नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे स्टेटमेंट्स भी पढ़ लेते हैं जो बाकी हैं। रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम यूटी इन लोकसभा आर चूजन बाय डायरेक्ट इलेक्शन, ये एकदम करेक्ट है। यहाँ पे जो भी आपके लोकसभा से रिलेटेड आपके इलेक्शंस होंगे सब आपके यहाँ पे क्या होते हैं, डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं। यहाँ पे लोग जो है यहाँ पे वो डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे पता है कि 12 आपके यहाँ पे क्या होते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं राज्यसभा में, एकदम करेक्ट है। फिर लोकसभा हैज सीट्स रिजर्व फॉर एससी एंड एसटीज, तो यहाँ पे ये भी आपकी करेक्ट स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे अराउंड 84 सीट्स आपके यहाँ पे एससी में और 47 सीट्स आपके यहाँ पे एसटी में आपके यहाँ पे रिजर्व होती है लोकसभा में, ठीक है। तो ये भी आपकी क्या है यहाँ पे एकदम करेक्ट स्टेटमेंट होने वाली है। अब मैं आपसे यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, यहाँ पे मैंने पिछले आपके जो हमने पार्ट 1 किया था वहाँ पे हमने कंप्लीट कर रखा है। अब आपको ये बताना है कि जो राज्यसभा होती है वो जो नॉमिनेशन करते हैं, ठीक है, मतलब जो आपको यहाँ पे प्रेसिडेंट नॉमिनेशन करता है तो वो यहाँ पे कौन कौन सी फील्ड से रिलेटेड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता है कि 4 फील्ड्स थी। अब आपको वो चारों फील्ड्स के नाम आपको कमेंट सेक्शन में करने हैं, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे पता है तो आप ज़रूर कर देना, ठीक है, इससे आपकी यहाँ पे प्रैक्टिस हो रही है। तो यहाँ पे आपको ये 4 फील्ड्स कौन सी थी आपको यहाँ पे ये बताना है नॉमिनेशन से रिलेटेड, ठीक है। तो यहाँ पे तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। ना चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड अल्ट्रेशन ऑफ बाउंड्रीज ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स। तो बेसिकली यहाँ पे जिस आर्टिकल की बात की जा रही है वो आपका है यहाँ पे आर्टिकल 3। तो कंप्लीट आर्टिकल 3 के ऊपर आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रखा है। अब देखो आर्टिकल 3 को आप कैसे याद रख सकते हो, आप याद रख सकते हो यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म से, जो कि आपका है यहाँ पे फिदा, ठीक है। अब जो आपका यहाँ पे एफ है ये आपको बताता है कि आप यहाँ पे न्यू स्टेट को फॉर्म कर सकते हो किसी भी 2 स्टेट्स को मिला के, या फिर जो आपके पास पहले से प्री एग्जिस्टिंग स्टेट है उसको 2 टुकड़ों में तोड़ के, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे न्यू स्टेट को फॉर्म कर सकते हो। आई आपको बोलता है कि आप यहाँ पे इंक्रीज कर सकते हो एरिया किसी भी एक स्टेट का। फिर डी आपसे बोलता है कि आप डिक्रीज कर सकते हो एरिया एक पर्टिकुलर स्टेट का। फिर जो आपको पहला ए दे रखा है ये आपको बताता है कि आप यहाँ पे बाउंड्रीज को चेंज कर सकते हो स्टेट्स की, ठीक है। फिर दूसरा ए आपको यहाँ पे बेसिकली बताते हैं कि आप यहाँ पे नाम को भी चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे ये सब इसके क्या है, यहाँ पे पार्ट्स है, ठीक है। 5 के 5 आपको यहाँ पे याद होने चाहिए और इससे रिलेटेड आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है। अब क्वेश्चन में स्टेटमेंट जो दे रखे हैं वो पढ़ते हैं। स्टेटमेंट में पार्लियामेंट में इंक्रीज द एरिया ऑफ एनी स्टेट, यहाँ पे एकदम करेक्ट है। आपको कौन बता रहा है, यहाँ पे आई बता रहा था इंक्रीज द एरिया ऑफ एनी स्टेट। फिर पार्लियामेंट डिमिनिश द एरिया ऑफ एनी स्टेट, तो यहाँ पे ये भी करेक्ट है। ये कौन बता रहा था, डी बता रहा था। फिर थर्ड पे चलते हैं। थर्ड आपको बोल रहा है यहाँ पे पार्लियामेंट कैन नॉट अल्टर द बाउंड्री ऑफ एनी स्टेट। देखो यहाँ पे कैन नॉट लिख दिया तो ये गलत हो गया, कैन नॉट नहीं होगा आपका यहाँ पे, क्योंकि जो आपका ए है ये क्या बता रहा था कि आप यहाँ पे कर सकते हो ये चीज़ है, ठीक है। बाउंड्री आप बोल सकते हो कि चेंज कर सकते हो बाउंड्रीज भी। फिर 4 आपसे बोल रहा है पार्लियामेंट कैन नॉट अल्टर द नेम ऑफ एनी स्टेट, यहाँ पे भी देखो कैन नॉट लिख दिया, ये भी गलत है, क्योंकि आप यहाँ पे नाम भी आप चेंज कर सकते हो। तो अब आपसे यहाँ पे क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन अबव इज और आर नॉट करेक्ट, ठीक है। नॉट आपसे पूछा है तो यहाँ पे 3 और 4 आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा, मतलब सी ऑप्शन यहाँ पे क्या करेक्ट है, क्योंकि 3 एंड 4 आपके गलत थे और आपसे यहाँ पे गलत के बारे में ही पूछा है, ठीक है। तो ये थर्ड आर्टिकल आपका इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद कर लेना ना। अगले पे चलते हैं। तो अगला आपसे यहाँ पे क्या बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द प्रिविलेजेस ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आर करेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे प्रिविलेजेस के ऊपर यहाँ पे क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको पता होगा कि प्रिविलेजेस के ऊपर भी आपसे यहाँ पे अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछे जाते हैं, जिसका एक एग्जाम्पल है यहाँ पे ये भी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहा है। पहला आपसे बोल रहा है कि प्रिविलेजेस वुड नॉट बी फिटेड बाय द आर्टिकल 19(1)(a) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। देखो अब फिटेड मतलब यहाँ पे क्या हो गया, रिस्ट्रिक्टेड, ठीक है। रिस्ट्रिक्टेड इसका बेसिकली इसका मतलब होता है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि वुड नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड बाय द आर्टिकल 1(a) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो देखो आर्टिकल 19(1)(a) क्या बोलता है, बेसिकली आपको यहाँ पे वो बताता है फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में, ठीक है। अब फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या होता है यहाँ पे बेसिकली, कि यहाँ पे जब भी आप पार्लियामेंट में, ठीक है, यहाँ पे बेसिकली पार्लियामेंट में बेसिकली यहाँ पे बात हो रही है, क्योंकि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के ऊपर बात हो रही है। तो यहाँ पे उनको तब प्रिविलेज मिलती है अगर मान लो यहाँ पे कोई भी वो स्पीच दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उनको फुल फ्रीडम है कि यहाँ पे कोई भी वर्ड यूज़ कर ले, कुछ भी ऐसा यूज़ कर ले, पर हाँ बहुत ज़्यादा आप बोल सकते हो नेगेटिव वर्ड ना यूज़ करें, ना ही ज़्यादा खराब वर्ड्स यूज़ करें, क्योंकि उसकी वजह से आप हो सकता है यहाँ पे सस्पेंड हो जाएं वो लोग, ठीक है। तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर लिमिट तक आप यहाँ पे वर्ड्स यूज़ कर सकते हो अगर आप पार्लियामेंट में हो, और उस पर्टिकुलर वर्ड्स के ऊपर आपके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया जा सकता, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है यहाँ पे एकदम करेक्ट स्टेटमेंट आपकी होने वाली है, कि यहाँ पे आप स्टेटमेंट में फ्रीडम ऑफ स्पीच के वजह से आप यहाँ पे पार्लियामेंट में खड़े होकर कुछ भी बोल सकते हो। यहाँ पे उनके ऊपर आपके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा, अनटिल अगर आप बहुत ही ज़्यादा गंदा बोल देते हो तो उस केस में आप यहाँ पे खुद स्पीकर के थ्रू, या फिर आप बोल लो यहाँ पे जो चेयरमैन है राज्यसभा के, उनके थ्रू आप यहाँ पे सस्पेंड हो सकते हो, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं सेकंड की, वो है आपका यहाँ पे प्रिविलेजेस मस्ट बी रेड सब्जेक्ट टू आर्टिकल 20 एंड 22
एंड आर्टिकल 32, ठीक है, यहाँ तक 20 से 22 तक, और आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो देखो यहाँ पे 32 तो आपको पता है रिट से रिलेटेड है, ठीक है। फिर आर्टिकल 20 और 22 यहाँ पे बेसिकली क्या बोल रहे हैं, 22 तो आपको यहाँ पे बताते हैं प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, मतलब कि यहाँ पे मान लो कि आप कोई कुछ करने जा रहे थे, उससे पहले ही आपको यहाँ पे क्या कर लेते हैं, पुनेटिव अरेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। मतलब पुनेटिव बोल रहा हूँ, प्रिवेंटिव अरेस्ट कर लेते हैं, मतलब यहाँ पे करने से पहले ही आपको अरेस्ट कर लिया। और पुनेटिव होता है कि आपने कुछ कर दिया उसके बाद आपको यहाँ पे अरेस्ट किया। तो इन सब चीज़ों से आपको क्या है, यहाँ पे प्रोटेक्शन दी गई है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करते हैं 21A की, आपको पता होगा यहाँ पे राइट टू एजुकेशन से रिलेटेड है। 21 आपके यहाँ पे रिलेटेड है लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी से, ठीक है। प्रोटेक्शन मतलब यहाँ पे राइट टू लिव बेसिकली आप बोल सकते हो 21 को, तो उस चीज़ से यहाँ पे रिलेटेड है। फिर जो आर्टिकल 20 है, ये आपको क्या बोलता है कि यहाँ पे ये आपको बोलता है कि आपने मान लो इस पर्टिकुलर ईयर 2024 में आपने कुछ गलत किया, और यहाँ पे आपने कोर्ट ने यहाँ पे आपको सजा सुना दी उससे रिलेटेड, ठीक है। तो आपको वहाँ पे सिर्फ एक ही बार उस पर्टिकुलर केस के ऊपर सजा सुन मतलब आपको मिल सकती है, कोई वापस से आपको यहाँ पे वापस से लाके उसी सेम केस के ऊपर सजा नहीं दे सकता है, ठीक है। पहली चीज़ तो यहाँ पे ये है। दूसरी यहाँ पे ये है कि आपको कोर्ट के सामने खुद ये मानना पड़ेगा, तभी आपको यहाँ पे सजा मिलेगी, ठीक है। पुलिस इंस्पेक्टर या फिर उनके सामने अगर आप बोलते हो जो भी, तो वो यहाँ पे कोर्ट में मायने नहीं रखता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब चीज़ें थोड़ी बहुत आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट की, तो यहाँ पे देखो ये सब तो आपका क्या एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। तो टू भी आपका यहाँ पे एकदम करेक्ट है। फिर तीसरा आपसे यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इम्यूनिटी इज अवेलेबल इन रिलेशन टू बोथ सिविल एंड क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन। तो देखो आपकी सिविल से रिलेटेड है, क्योंकि आपके यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है वो आपका किस में आता है, सिविल से रिलेटेड आएगा, पर यहाँ पे क्रिमिनल से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। तो ये तो हो गया गलत। फिर फोर्थ आपसे बोल रहा है कि इम्यूनिटी इज अवेलेबल इन द रिलेशन टू फ्रीडम ऑफ स्पीच इवन इन हिज और हर प्राइवेट और पर्सनल कैपेसिटी। मतलब यहाँ पे कहने का क्या है कि अगर यहाँ पे मान लो वो पार्लियामेंट से बाहर है, कहीं इंटरव्यू दे रही है या कुछ भी हो रहा है डिबेट में, और वहाँ पे वो कुछ उल्टा बोल देते हैं, तो उस केस में फिर उनके ऊपर केस हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ तभी आप यहाँ पे इम्यून हो जब तक आप यहाँ पे पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर स्पीच दे रहे हो, ठीक है। मतलब जब तक आप यहाँ पे पार्लियामेंट में हो तब तक आप इन सब मैटर्स पे आपको यहाँ पे इम्यूनिटी मिली है, वरना आप अगर बाहर जाके सेम चीज़ करते हो तो आपके ऊपर यहाँ पे केसेस हो सकते हैं, ठीक है। जैसे आपने अभी बहुत आपने सुना भी होगा यहाँ पे जो राहुल गांधी के ऊपर यहाँ पे जैसे केस हुआ था, ठीक है, मोदी सरनेम से रिलेटेड। तो अगर वो यहाँ पे पार्लियामेंट में खड़े होकर बोलते तो वो चीज़ उनके ऊपर नहीं होनी थी, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रहनी चाहिए कि इम्यूनिटी किस किस चीज़ में मिलती है और किस किस में नहीं मिलती है। तो यहाँ पे ये भी आपका ऑप्शन गलत होने वाला है। तो आपका सिर्फ 1 और 2 यहाँ पे सही है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे अपने अगले टॉपिक के क्वेश्चंस के, जो कि हमारा होने वाला है यहाँ पे लोकसभा के, ठीक है। तो यहाँ पे देखो लोकसभा में सबसे पहले आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एनी क्वेश्चन पर्टेनिंग टू द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ अ मेंबर ऑफ लोकसभा ऑन ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन इज डिसाइडेड बाय, ठीक है। तो बेसिकली आपसे यहाँ पे पूछ रहा है कि यहाँ पे जो डिस्क्वालिफिकेशन होता है मेंबर ऑफ लोकसभा का, वो यहाँ पे कौन डिसाइड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर होने वाला है यहाँ पे स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो यहाँ पे जो स्पीकर ऑफ लोकसभा होता है, यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, हम लोग इसको बोलते हैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर, ठीक है। प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ लोकसभा होता है ये, ठीक है। याद रखना कि यहाँ पे पार्लियामेंट का प्रिसाइडिंग ऑफिसर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा का है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है, ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे। फिर यहाँ पे एक आर्टिकल 93 आपको पता होना चाहिए। आर्टिकल 93 बेसिकली आपको यहाँ पे क्या बोलता है कि जो आपका हाउस यहाँ पे है, उस पर्टिकुलर हाउस से आपको यहाँ पे 2 लोगों को चूज़ करना है, जिसमें से आप यहाँ पे एक को तो बनाओगे स्पीकर, ठीक है। एक तो बनेगा आपका यहाँ पे स्पीकर, और एक बनता है आपका यहाँ पे डिप्यूटी स्पीकर, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे आर्टिकल 93 आपको क्या बोलता है कि जो आपका यहाँ पे हाउस ऑफ पीपल है, मतलब लोकसभा जो है, यहाँ से आप यहाँ पे 2 लोग को यहाँ पे इलेक्ट करोगे, जिसमें से एक को बनाओगे आप यहाँ पे स्पीकर और एक को इलेक्ट करके बनाओगे डिप्यूटी स्पीकर, ठीक है। अब यहाँ पे हाईएस्ट रैंक किसकी होती है इन दोनों में, आपकी होती है स्पीकर की, उसके बाद डिप्यूटी स्पीकर की, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपको पहली चीज़ पता होना चाहिए। उसके बाद आपको यहाँ पे इलेक्शन से रिलेटेड आपको जो पता होना चाहिए बेसिकली, तो यहाँ पे जो स्पीकर का ऑफिस है, ठीक है। तो यहाँ पे ये पर्टिकुलर जैसे मान लो यहाँ पे अपना जो आपका इलेक्शन है, यहाँ पे अभी जैसे अभी प्रेजेंट में आपका यहाँ पे इलेक्शन होने वाला है, तो इस टाइम पे आपका यहाँ पे गवर्नमेंट तो डिसॉल्व हो जाएगी, राइट। पर आपका स्पीकर का जो ऑफिस है ये डिसॉल्व नहीं होगा, मतलब स्पीकर आपका कंटिन्यू रहेगा जब तक आपकी नई गवर्नमेंट की पहले आप बोल सकते हो लोकसभा की सिटिंग नहीं होती है तब तक, ठीक है। तो आपका स्पीकर तब तक के लिए सेम ही रहता है जब तक आपकी नई गवर्नमेंट की आप बोल सकते हो कि तब तक नई गवर्नमेंट की कोई पहली सिटिंग यहाँ पे लोकसभा की नहीं होती, तब तक आपका यहाँ पे स्पीकर कौन सा रहता है, वो पुराना वाला ही रहता है, और नई सिटिंग में फिर आप वापस से यहाँ पे इलेक्ट करते हो, ठीक है। तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। अब उसके बाद ना जैसे मान लो यहाँ पे नई सिटिंग जो हुई, आपकी पहली सिटिंग हुई जैसे लोकसभा की नई गवर्नमेंट की, तो उसके बाद यहाँ पे क्या होता है कि प्रेसिडेंट ना बेसिकली आपके यहाँ पे स्पीकर प्रोटेम को यहाँ पे सिलेक्ट करता है, ठीक है। स्पीकर
प्रोटेम को यहाँ पे क्या करता है, यहाँ पे सिलेक्ट करता है और इसका काम क्या होता है यहाँ पे इलेक्शन करवाना स्पीकर और यहाँ पे डिप्यूटी स्पीकर के, ठीक है। स्पीकर एंड डिप्यूटी स्पीकर के यहाँ पे इलेक्शन करवाना है, इसका ही काम होता है। यहाँ पे आपको ये चीज़ याद रखनी है। और स्पीकर प्रोटेम को यहाँ पे इलेक्ट कौन करता है, ये आपको इलेक्ट करता है प्रेसिडेंट, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से भी आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे ये याद रखना है कि प्रेसिडेंट आपका अपॉइंट करता है स्पीकर प्रोटेम को, जो कि टेम्पररी होता है, ठीक है, परमानेंट नहीं है। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है कि ये क्या आपका टेम्पररी है, जो कि बाद में जाके आपका इलेक्शन करवाता है स्पीकर का और डिप्यूटी स्पीकर का, ठीक है। फिर जब यहाँ पे एक बार आपके वापस से बन जाते हैं स्पीकर और डिप्यूटी स्पीकर, तो यहाँ पे ये जो पोजीशन है स्पीकर प्रोटेम की, ये क्या हो जाती है, फिर डिसॉल्व हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ थी आपकी यहाँ पे इससे रिलेटेड, ये आपको पता होना चाहिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे बोल रहा है कंसिडर द फॉलोइंग। यहाँ पे आपको बेसिकली 4 नाम दे रखे हैं और आपको बोला है यहाँ पे कि हाउ मेनी ऑफ देम वर द स्पीकर ऑफ द लोकसभा, ठीक है। मतलब आपको यहाँ पे बताना है कि इनमें से कौन कौन आपके यहाँ पे स्पीकर रह चुके हैं लोकसभा के, और आपको यहाँ पे बताने करेक्ट स्टेटमेंट्स यहाँ पे जितनी भी होंगी, जैसे मान लो 2 आपकी करेक्ट है तो आप यहाँ पे 2 मार्क कर दोगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे आंसर बताना है। तो देखो सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पे देखो, ये ऐसे टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रेयर है। ये टाइप के क्वेश्चन ना आपको यहाँ पे सिविल सर्विसेज वाले एग्जाम में ज़्यादा देखने को मिलते हैं। सीडीएस में ये पहली बार ऐसे क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे देखो मैं तब भी ये बोलूँगा, जैसे यहाँ पे पीएम की लिस्ट हो गई, ठीक है, प्रेसिडेंट की लिस्ट हो गई, वाइस प्रेसिडेंट की हो गई, लोकसभा की हो गई, लोकसभा स्पीकर की हो गई। तो इन सब के ऊपर ना आप बस एक बार लिस्ट देख के ज़रूर जाना, क्योंकि आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि यहाँ पे कौन से प्रेसिडेंट एक से ज़्यादा बार बने हैं, या कौन सा आपका पीएम जैसा ऐसा है कि यहाँ पे लगातार उनकी टर्म सबसे ज़्यादा बार आई है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछने के कुछ भी हो सकता है, ठीक है। पॉलिटी से कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि ये आपका ऑलरेडी यहाँ पे आप बोल सकते हो कि यहाँ पे लिखा हुआ है या फिर हो चुका है ये सब चीज़ें, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपसे क्या पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन कौन से आपके स्पीकर हैं लोकसभा के, मतलब बन चुके हैं पहले भी। तो यहाँ पे जो आपका आंसर होने वाला है, यहाँ पे होने वाला है चारों, ठीक है। मतलब चारों ही आपके क्या है, स्पीकर थे लोकसभा के, ठीक है, पहली चीज़। अब अगर आपसे यहाँ पे पूछता है यहाँ पे कि कब थे, तो जो आपको यहाँ पे पहला दे रखा है यहाँ पे M.A. अयंगर, तो ये आपके थे 56 से 62 तक, ठीक है। बस यहाँ पे मैं ईयर बता रहा हूँ, आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद दूसरे आपके GS ढिल्लों जो आपको दे रखा है यहाँ पे, ये थे 69 से 75 तक, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट आपको यहाँ पे है दे रखा है जो वो थे आपके यहाँ पे 80 से 89 तक, ठीक है, बलराम जक्सर। फिर पीए सांगमा जो थे आपके, ये थे आपके 96 से 98, ठीक है। तो आपसे इस तरीके से भी ऐसे पूछा जा सकता है, अगर ये पूछने को चाहे कि यहाँ पे सबसे कम टर्म का, मतलब सबसे कम टर्म यहाँ पे कौन से स्पीकर की थी, तो पूछने को आपसे यहाँ पे कोई भी तरीके का क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा जा सकता है। तो इसलिए बस एक बार ना इन पे नज़र मार के ज़रूर जाना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे तो आपका आंसर है कि ये चारों ही आपके यहाँ पे स्पीकर ऑफ लोकसभा थे पहले से। नाउ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे क्या बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द स्पीकर ऑफ लोकसभा इज नॉट करेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे नॉट पूछा जा रहा है। तो देखो पहला आपसे बोला जा रहा है कि यहाँ पे ही शैल वेकेट हिज ऑफिस इफ ही सीजेस टू बी अ मेंबर ऑफ हाउस ऑफ द पीपल। मतलब यहाँ पे अगर वो लोकसभा के मेंबरशिप से ही यहाँ पे बाहर आ जाते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे वो ऑफिस जो यहाँ पे उन्होंने होल्ड कर रखा है स्पीकर का, तो उससे भी वो ऑटोमेटिकली हट जाएंगे, ठीक है। तो ये तो आपकी करेक्ट स्टेटमेंट है। फिर बी आपसे बोल रखा है, जैसे यहाँ पे क्योंकि पहला वाले में जैसे मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, जो आपके इलेक्शंस होते हैं वो उन मेंबर्स के होते हैं जो पहले से आपके यहाँ पे मेंबर ऑफ लोकसभा होते हैं, उनमें से ही आप यहाँ पे इलेक्ट करते हो, ठीक है, स्पीकर और डिप्यूटी स्पीकर को। तो जब यहाँ पे वो हाउस ऑफ पीपल से ही बेसिकली बाहर आ जाएंगे, मतलब लोकसभा से यहाँ पे लोकसभा को छोड़ देंगे, तो यहाँ पे वो स्पीकर की जो पोजीशन उनके पास है वो भी यहाँ पे उनको लीव करनी पड़ेगी, ठीक है। अब यहाँ पे सेकंड में आपसे क्या बोल रहा है कि ही मे एट एनी टाइम रिजाइन बाय राइटिंग हिज रेजिग्नेशन टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो अब ये बेसिकली आपका यहाँ पे गलत है, क्योंकि जो वो रेजिग्नेशन लिखते हैं ना, वो यहाँ पे किसको लिख के भेजेंगे, वो भेजेंगे यहाँ पे डिप्यूटी स्पीकर को, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, तभी यहाँ पे आपका यहाँ पे एक पोजीशन यहाँ पे आपकी है डिप्यूटी स्पीकर की। कभी अगर मान लो यहाँ पे स्पीकर नहीं होता है, स्पीकर का ऑफिस जो है यहाँ पे वेकेंट है और डिप्यूटी स्पीकर प्रेजेंट है, ठीक है, मतलब यहाँ पे डिप्यूटी स्पीकर आपका इलेक्टेड है पर आपका यहाँ पे स्पीकर यहाँ पे वेकेंट है उसका पर्टिकुलर का ऑफिस, तो उस केस में आपका यहाँ पे डिप्यूटी स्पीकर वर्क करता है आपका स्पीकर की तरह, ठीक है। जो उनके रोल होते हैं स्पीकर के, वही सब रोल आपके यहाँ पे डिप्यूटी स्पीकर फिर करता है, ठीक है। और वही आपको यहाँ पे देखो डी ऑप्शन में वही दे रखा है, वाइल द ऑफिस ऑफ द स्पीकर इज वेकेंट द ड्यूटीज ऑफ द ऑफिस शेल बी परफॉर्म बाय दिस डिप्यूटी स्पीकर। तो यहाँ पे ये करेक्ट स्टेटमेंट है और ये आपकी गलती, तो यही आपका बेसिकली आंसर होने वाला है बी ऑप्शन, ठीक है। अब सी आपसे बोल रहा है कि ही मे बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस बाय द रेजोल्यूशन ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल पास बाय मेजोरिटी ऑफ ऑल देन मेंबर्स ऑफ हाउस, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी सही है कि अगर यहाँ पे मान लो उनका कोई डिसीजन है यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा खराब आता है, और यहाँ पे जितने भी लोग हैं आपके मतलब मेंबर ऑफ लोकसभा जो भी है, अगर वो यहाँ पे मेजोरिटी में, अगर वो यहाँ पे इनके खिलाफ आप बोल सकते हो यहाँ पे रेजोल्यूशन लाते, तो आप मिल के इनको हटा सकते हो, ठीक है। पर अगर यहाँ पे बहुत कम है, मेजोरिटी नहीं है, तो उस केस में आप इनको हटा नहीं पाओगे।
ठीक, तो यहाँ पे जो आपका सी ऑप्शन है ये भी एकदम करेक्ट है, यहाँ पे बी गलत था, तो यहाँ पे आपसे नॉट ही पूछा था, ये आपका आंसर हो अगले जाएगा। क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। ठीक है, आर करेक्ट यहाँ पे पूछी जा रही है। पहला आपसे यहाँ पे बोला जा रहा है स्पीकर में परमिट एनी मेंबर टू एड्रेस द हाउस इन हिज और हर मदर टंग इफ ही और शी कैन नॉट एडिक्वेटली एक्सप्रेस इन आइदर हिंदी और इंग्लिश। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये पर्टिकुलर जो स्टेटमेंट है आपकी एकदम करेक्ट है और ये बताता है आपका यहाँ पे आर्टिकल 120। ठीक है, इसको यहाँ पे मार्क कर लो। ये बेसिकली जो पूरा क्वेश्चन है आपका यहाँ पे आर्टिकल 120 से रिलेटेड ही है। तो आर्टिकल 120 आपका क्या बताता है कि यहाँ पे कौन सी लैंग्वेजेस आप यहाँ पे पार्लियामेंट में यूज़ कर सकते हो। पहले तो आपको यहाँ पे ये बताता है जो कि आपकी है हिंदी और इंग्लिश। ठीक है, उसी के साथ यहाँ पे ये बताता है अगर मान लो कोई आपका यहाँ पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो यहाँ पे एक्सप्रेस नहीं कर सकता है यहाँ पे अपने आप को हिंदी और इंग्लिश में, तो यहाँ पे वो मदर टंग भी यूज़ कर सकता है। तो इसलिए आपका यहाँ पे पहला स्टेटमेंट आपका एकदम करेक्ट है। दूसरा बोल रहा है कि बिजनेस ऑफ द पार्लियामेंट्री कमिटीज इज ट्रांजेक्टेड आइदर इन हिंदी और इंग्लिश, तो यहाँ पे ये भी करेक्ट होने वाली स्टेटमेंट आपकी। द मिनट्स ऑफ द पार्लियामेंट्री कमिटीज आर प्रिपेयर्ड इनवेरेबली इन हिंदी और इंग्लिश। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी आपकी करेक्ट है। तो जैसा मैंने आपको यहाँ पे ऑलरेडी बताया कि कौन सी लैंग्वेजेस आपके यहाँ पे यूज होगी पार्लियामेंट में, हिंदी या इंग्लिश, वो आपको यहाँ पे आर्टिकल 120 बताता है। और यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश ही बेसिकली ज़्यादा यूज होती है। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों ही जो आपको स्टेटमेंट दे रखी है वो आपकी एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। तो आपको यहाँ पे ऑप्शन ए आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 3। यहाँ पे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे बोल रहा है कि विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट, ठीक है, नॉट आपसे पूछ रहा है करेक्ट अबाउट द सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा। तो देखो सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा आपका बेसिकली होता कौन है यहाँ पे, सबसे पहले तो आपको यहाँ पे यही पता होना चाहिए। तो सेक्रेटरी जनरल आपका जो होता है ना यहाँ पे बेसिकली एज एन एडवाइजर आपका यहाँ बोल सकते हो आप, स्पीकर का होता है ये। ठीक है, तो ना ही आप इसको यहाँ पे बोल सकते हो कि आप यहाँ पे एक तरीके से बोल सकते हो यहाँ पे ना तो ये आंसरेबल होता है, ठीक है, किसी को भी, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे स्पीकर को ही आंसरेबल होता है। पहली चीज़ आपको यहाँ पे ये याद रखनी है। दूसरी चीज़ यहाँ पे स्पीकर से ही रिलेटेड है, मतलब स्पीकर का ही ये एडवाइजर होता है। ठीक है, ये दो चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तीसरा यहाँ पे कि आप इसको कभी भी यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकते, मतलब इसके बारे में ना ही आप यहाँ पे इसको क्रिटिसाइज कर सकते हो विद इन और विदाउट, मतलब आउटसाइड और इनसाइड लोकसभा। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। ठीक है, तो यहाँ पे ना तो आप इसको डिस्कस कर सकते हो, मतलब जो भी इसने एक्शन लिया होगा, ना ही आप इसके उसके बारे में आप यहाँ पे डिस्कस कर सकते हो, ना ही इनको क्रिटिसाइज कर सकते हो। दूसरा यहाँ पे ये एडवाइजर होते हैं यहाँ पे आपके स्पीकर के। ठीक है, और तीसरा यहाँ पे क्या है कि ये किसी को भी आंसरेबल नहीं है, मतलब यहाँ पे कोई अगर दूसरा कोई पूछता है तो यहाँ पे इनकी ज़रूरत नहीं है कि ये उनको बताएं। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे स्पीकर को ही बताते हैं जो इनको बताना है। अब देखो यहाँ पे अब ऑप्शंस पढ़ते हैं हम यहाँ पे कि कौन सा आपका यहाँ पे सही बैठने वाला है। तो देखो पहला आपसे बोल रहा है कि द सेक्रेटरी जनरल इज द एडवाइजर टू द स्पीकर, तो यहाँ पे अभी मैंने बताया ये क्या होता है, आपके एडवाइजर होते हैं स्पीकर के। दूसरा बोल रहा है यहाँ पे द सेक्रेटरी जनरल एक्ट्स अंडर द अथॉरिटी इन द नेम ऑफ द स्पीकर, तो यहाँ पे ये भी क्या आपका एकदम करेक्ट है कि यहाँ पे स्पीकर के, मतलब अथॉरिटी जो है यहाँ पे स्पीकर की, उसके अंडर ही आप यहाँ पे काम करते हैं ये। सी आपसे बोल रहा है कि द सेक्रेटरी जनरल वर्क्स अंडर द स्पीकर विद डेलीगेटेड अथॉरिटी, डेलीगेटेड मतलब होता है कि लोअर जॉब। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका गलत हो जाएगा और सी ही आपका आंसर है। तो यहाँ पे देखो याद रखना कि यहाँ पे एक्ट अंडर द अथॉरिटी इन द नेम ऑफ स्पीकर, मतलब स्पीकर के यहाँ पे जो रोल है आप उसका मतलब ऐसा समझ सकते हो कि यहाँ पे जो स्पीकर जहाँ चाहता है बोलना वो यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे सेक्रेटरी जनरल काम कर रहा है उसका। ठीक है, तो यहाँ पे सी जो आपका यहाँ पे गलत है क्योंकि वो लोअर जॉब नहीं कर रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हो इस पर्टिकुलर से यहाँ पे ये क्या कर रहा है, आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं दोनों स्टेटमेंट। ठीक है, डी आपसे बोल रहा है यहाँ पे द सेक्रेटरी जनरल पासिस ऑर्डर इन द नेम ऑफ स्पीकर, तो यहाँ पे क्या है ये भी आपका करेक्ट है क्योंकि ये एडवाइजर है एक टाइप का। तो यहाँ पे जो भी ये डिसीजन भी देगा यहाँ पे वो स्पीकर के ही बेसिस पे देगा, स्पीकर के ही नाम पे देगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल जब भी यहाँ पे आपको इंडिया को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, तो आप यहाँ पे प्रेसिडेंट को आप रिप्रेजेंट करते हो, मतलब प्रेसिडेंट के नाम पे यहाँ पे आपकी कंट्री रिप्रेजेंट होती है। ठीक है, इंडिया की अगर हम स्पेसिफिकली बात करते हैं तो यहाँ पे सी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन का। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे बोल रहा है ओवरसीज इंडियंस कैन एक्सरसाइज फ्रेंचाइज इन एन इलेक्शन टू द लोकसभा अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। तो देखो सबसे पहले तो यहाँ पे ओवरसीज इंडियंस क्या होते हैं बेसिकली, तो ओवरसीज इंडियंस आपके वो इंडियंस होते हैं जो यहाँ पे सिटीजन ऑफ इंडिया तो हैं, ठीक है, पर यहाँ पे वो इंडिया में नहीं रह रहे हैं, अभी यहाँ पे बाहर रह रहे हैं और उन्होंने दूसरी कोई भी सिटीजनशिप यहाँ पे एक्वायर नहीं करी है। ठीक है, उनके पास अभी भी इंडियन सिटीजनशिप है पर उन्होंने यहाँ पे बाहर रह रहे हैं, वो अभी इंडिया में नहीं रह रहे हैं, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, ओवरसीज इंडियंस बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे पहली चीज़ तो आपको यहाँ पे ये याद रखनी है। फिर आपसे बोल रहा है यहाँ पे कि वो यहाँ पे वोट डाल सकते हैं आपके लोकसभा इलेक्शंस में अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, क्या फॉलोइंग आपके यहाँ पे क्या कंडीशंस होनी चाहिए जिसके अंडर यहाँ पे वो लोकसभा में इलेक्शंस में वोट डाल सकते हैं। तो सबसे पहला तो यहाँ पे यही है कि यहाँ पे दे मस्ट बी इंडियन, दे मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, सीधी बात है, अगर आपको वोट डालने हैं तो आपको यहाँ पे सिटीजन ही होना पड़ेगा इंडिया का। ठीक है, फिर दूसरा आपसे बोल रहा है कि देयर नेम्स मस्ट फिगर इन द इलेक्टोरल रोल, तो यहाँ पे ये भी एकदम ऑब्वियस सी बात है, अगर आपका नाम होगा, आपका अगर नाम होता है इलेक्टोरल रोल में मतलब वोटर्स की लिस्ट में, तभी आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, वोट डाल सकते हो।
फिर तीसरा आपसे यहाँ पे बोल रहा है कि दे मस्ट बी प्रेजेंट इन इंडिया टू वोट। तो यहाँ पे देखो ये लॉजिकल क्वेश्चन था एक टाइप से, बस आपको यहाँ पे बस ओवरसीज इंडियंस क्या होता है ये पता होना चाहिए था। तो तीसरा आपसे बेसिकली क्या बोल रहा है कि आपको ही यहाँ पे प्रेजेंट होना पड़ेगा वोट डालने के लिए। जो यहाँ पे क्या ऑब्वियस ही बात है ये भी, कोई आपके नाम पे कोई दूसरा वोट नहीं डाल सकता, ये हर एक को यहाँ पे पता ही है। तो 1, 2 एंड 3 तीनों ही आपके यहाँ पे क्या करेक्ट स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे ए आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन। हम यहाँ पे अगले टॉपिक पे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, वो है हमारा यहाँ पे राज्यसभा के सारे क्वेश्चंस। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि यहाँ पे राज्यसभा का आर्टिकल क्या होता है। आर्टिकल होता है यहाँ पे हमारा 80। ठीक है, तो यहाँ पे पहली चीज़ तो आपको यहाँ पे यही याद रखनी है, राज्यसभा का क्या आर्टिकल होता है, 80 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज डज नॉट हैव मेंबर्स फ्रॉम द राज्यसभा। तो यहाँ पे देखो मैं कमिटीज आपको ऑलरेडी अभी आगे आने वाला है आपका यहाँ पे टॉपिक, तो उसमें आपको और अच्छे से बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली आपसे बोल रहा है कि कौन से यहाँ पे ऐसी कमेटी है जिसमें से आपका यहाँ पे राज्यसभा से कोई भी मेंबर नहीं होता उस पर्टिकुलर कमेटी में। तो देखो यहाँ पे आपका आंसर होगा यहाँ पे एस्टीमेट कमेटी, क्योंकि इसमें 30 मेंबर होते हैं और 30 के 30 आपके यहाँ पे लोकसभा से होते हैं। ठीक है, पहली चीज़ तो यहाँ पे याद रखनी है। फिर द कमिटी ऑन द वेलफेयर ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब में भी आपके यहाँ पे 30 होते हैं, पर यहाँ पे जो 20 है वो आपके होते हैं लोकसभा से और 10 जो है यहाँ पे वो होते हैं आपके राज्यसभा से। ठीक है, फिर द कमिटी ऑन पब्लिक अंडरस्टैंडिंग में आपके यहाँ पे 22 होते हैं मेंबर्स, जिसमें से आपके यहाँ पे 15 जो होते हैं वो होते हैं लोकसभा से और बचे हुए 7 होते हैं आपके यहाँ पे राज्यसभा से। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इतनी चीज़ आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। और यही सेम चीज़ आपको यहाँ पे पब्लिक अकाउंट कमेटी में भी देखने को मिलेगी। यहाँ पे भी आपके यहाँ पे 22 होते हैं, जिसमें से 15 आपके होते हैं लोकसभा के और यहाँ पे 7 होते हैं राज्यसभा से। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ आपका एक एस्टीमेट कमेटी है इन पर्टिकुलर ऑप्शंस में जहाँ पे आपकी राज्यसभा से कोई भी मेंबर नहीं होता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको याद रख लेना, यहाँ पे आप मार्क कर सकते हो इसको। ठीक है, कमिटीज के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, तो अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछ रहा है कि विच वन अमंग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट स्टेट इन टर्म्स ऑफ सीट्स इन द राज्यसभा। ठीक है, तो जैसा आपको यहाँ पे पता होगा कि यहाँ पे जो हमारा शेड्यूल 4 है, ठीक है, तो शेड्यूल 4 हमें क्या बताता है कि हमारी कितनी सीट्स हैं यहाँ पे स्टेट्स की वगैरह की। तो आपको यहाँ पे जो पता होना चाहिए बेसिकली यहाँ पे कि यहाँ पे जो सीट्स के बारे में बात की गई है, तो यहाँ पे यही आपसे पूछ रहा है कि इन चारों ऑप्शन में से किसकी यहाँ पे सबसे ज़्यादा सीट है। ठीक है, लार्जेस्ट आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो देखो आंध्र प्रदेश की आपकी यहाँ पे सीट्स है 11, बिहार की हैं यहाँ पे आपकी यहाँ पे 16। ठीक है, फिर अगर हम राजस्थान की बात करते हैं ये आपकी हैं 10 और कर्नाटका की आपकी यहाँ पे 12। तो आप क्लियरली देखोगे बिहार की सीट्स आपकी राज्यसभा में ज़्यादा होती हैं। अब देखो मैं टॉप 5 आपको बता रहा हूँ, वो बस आपको याद रख लिया इन लोग के साथ, और बाकी आप यहाँ पे खुद की तरफ से भी सर्च कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा आपकी सीट्स मिलेंगी यहाँ पे यूपी की, सबसे ज़्यादा सीट्स है आपकी राज्यसभा में, वो है 31। फिर अगला है यहाँ पे आपका महाराष्ट्र जिसकी है यहाँ पे 19। ठीक है, फिर अगला है यहाँ पे आपका तमिलनाडु जिसकी है 18 और नेक्स्ट आपका यहाँ पे पड़ जाता है बिहार। ठीक है, बिहार एंड वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो इन दोनों की कितनी यहाँ पे 16। तो इतना आपको यहाँ पे पहले तो यही पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। और एक और आपको चलो मैं बता दे रहा हूँ, वो आपकी यहाँ पे कर्नाटका, जो मैं आपको ऑलरेडी ऑप्शन में भी वैसे दे रखा था, तो यहाँ पे है ये 12। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे ऊपर के 5 आपको यहाँ पे याद रखने हैं, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी आप ज़रूर याद रख लेना कि कितनी किसकी सीट से यहाँ पे क्वेश्चन को पूछने के लिए लोग कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ईजी रहेगा आपको समझने में भी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, तो अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे बोल रहा है कि राज्यसभा हैज़ एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शन इन विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सक्लूसिव मतलब हो गया कि यहाँ पे सिर्फ राज्यसभा के पास है जो चीज़। तो देखो यहाँ पे आपका आंसर होने वाला है डी ऑप्शन, जो कि अगर आपने आर्टिकल पढ़ रखा होगा यहाँ पे 249, तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन है वो 249 को यहाँ पे बता रहे हैं। तो जो भी आपका एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट आपका स्टेट लिस्ट में आता है, तो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे आपका यहाँ पे राज्यसभा क्या कर सकता है, यहाँ पे पार्लियामेंट बेसिकली आपका क्या कर सकता है, यहाँ पे लॉ बना सकता है। ठीक है, या फिर ये कौन बोलता है यहाँ पे, ये आर्टिकल 249 बताता है आपको। तो यहाँ पे आंसर डी आपका यहाँ पे करेक्ट होगा, क्योंकि अगर आपने आर्टिकल 249 पढ़ रखा है, तो यहाँ पे ये क्या बोलता है कि यहाँ पे जो आपका पार्लियामेंट है वो आपका यहाँ पे स्टेट लिस्ट में जो भी आपका सब्जेक्ट आता है उसके ऊपर लॉ बना सकता है। तो यहाँ पे एकदम करेक्ट ऑप्शन होने वाला है डी ऑप्शन। अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे अपने फाइनेंस कमिटीज़ जो है हमारी यहाँ पे 3। ठीक है, एस्टीमेट कमेटी, पब्लिक अकाउंट कमेटी और कमेटी ऑन पब्लिक अंडरस्टैंडिंग। तो इनके ऊपर जो भी हमारे क्वेश्चन आए हैं उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो सबसे पहला आपसे बोला जा रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द पब्लिक अकाउंट्स कमिटी ऑफ द पार्लियामेंट इज नॉट करेक्ट। ठीक है, नॉट आपसे पूछा जा रहा है, तो अब एक एक करके आप स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि इट एग्जामिन्स द फाइनेंस अकाउंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पे एकदम करेक्ट है कि जो भी आपके यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकाउंट्स है फाइनेंस वाले, उन सबको यहाँ पे ये एग्जामिन करता है। यहाँ पे एकदम करेक्ट स्टेटमेंट आपकी यहाँ पे होने वाली है। ठीक है, और इसी के साथ ना मैं आपको और भी चीज़ें बताऊंगा, पर पहले हम यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसके साथ साथ और भी यहाँ पे इस पर्टिकुलर आपके यहाँ पे कमेटी के रिलेटेड आपके फैक्ट्स है वो आपको मैं यहाँ पे बता दूंगा। अब उसके बाद यहाँ पे हमने डिस्कस किया था इस पे मेंबर्स कितने होते हैं, यहाँ पे 22 होते हैं, जिसमें से 15 जो है आपके यहाँ पे लोकसभा के होते हैं और 7 आपके यहाँ पे राज्यसभा के होते हैं।
तो सेकंड आपको यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 15 मेंबर्स ऑफ द कमिटी आर इलेक्टेड बाय द लोकसभा फ्रॉम अमंग्स इट्स मेंबर, तो यहाँ पे एकदम करेक्ट स्टेटमेंट हो गई ये भी। तीसरा आपसे बोल रहा है द चेयरपर्सन ऑफ द कमिटी इज इलेक्टेड बाय इट्स मेंबर, ठीक है, तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इसको इलेक्ट कौन करता है यहाँ पे बेसिकली, अभी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, तो वो आपका होगा यहाँ पे स्पीकर, ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। डी आपको बोल रहा है इन केस अ मेंबर ऑफ एनी अदर कमिटी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट इज इलेक्टेड टू द पीएसी, द स्पीकर ऑफ लोकसभा डिसाइड्स वेदर ही शुड कंटिन्यू टू बी अ मेंबर ऑफ द फॉर्मर कमिटी और नॉट, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी करेक्ट है, मान लो यहाँ पे कोई दूसरी कमेटी थी और उस कमेटी का मेंबर यहाँ पे पीएसी मतलब यहाँ पे पब्लिक अकाउंट कमेटी में आता है, तो अब वो लोकसभा के स्पीकर के ऊपर है यहाँ पे बेसिकली कि अगर वो चाहे तो जो उसकी पुरानी कमेटी है उसको वहाँ से हटा सकता है, या फिर कंटिन्यू यहाँ पे उसमें भी अलाउ कर सकता है और इधर भी अलाउ कर सकता है, ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। अच्छा, अब हम यहाँ पे आगे इस पे डिस्कस कर लेते हैं, तो यहाँ पे देखो जो यहाँ पे मेन चीज़ आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, अगर मान लो आपसे इससे रिलेटेड हिस्ट्री पूछ लेता है, तो ये जो आपकी कमेटी है बेसिकली सबसे पहले आपकी सेटअप हुई थी आपकी 1921 में, विद द हेल्प ऑफ जो हमारा 1919 में बेसिकली हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो आया था हमारा 1919 में, उसी की वजह से हमारी ये सेटअप हुई थी 1921 में, ठीक है, फर्स्ट सेटअप हुई थी सबसे पहली जो हमारी यहाँ पे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी थी, वो जो सेटअप हुई थी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये पता होना चाहिए, और मैंने आपको बता दिया कि चेयरमैन आपका अपॉइंट कौन करता है यहाँ पे, स्पीकर ऑफ लोकसभा करता है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन तो आपका यहाँ पे वैसे ही गलत हो गया, तो यही आपका यहाँ पे आंसर होने वाला है। नाउ इसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करते हैं इससे रिलेटेड, तो देखो यहाँ पे ना जो ये पर्टिकुलर आपकी कमेटी है या हर साल आपकी इलेक्ट होती है, ठीक है, एवरी ईयर ये क्या होती है आपके यहाँ पे इलेक्ट होती है, ठीक है, तो यहाँ पे ये भी याद रखना कि इसका टर्म कितना हो जाएगा, 1 साल का यहाँ पे इसका टर्म रहेगा, ठीक है, तो ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होने वाली है, ठीक। अब यहाँ पे अगर आपसे बोलता है कि इसके मेंबर्स कौन से हैं, ठीक है, मेंबर्स के बारे में अगर पूछता है, तो वो मेंबर रहेंगे आपके यहाँ पे किससे, जो भी आपका हाउस है, मतलब रिस्पेक्टेड हाउस है जो भी आपका, जैसे 15 आपके लोकसभा से सिलेक्ट हुए तो वो लोकसभा के मेंबर भी होने चाहिए, ठीक है, वही सेम चीज़ अगर 7 आपके राज्यसभा से सिलेक्ट हो रहे हैं तो वो 7 आपके राज्यसभा के मेंबर रहने चाहिए, ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, ये आपको चीज़ें याद रखनी है, ठीक है, तो ये सब आपके यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको यहाँ पे पता होनी ही चाहिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब उसके बाद देखो एक और चीज़ यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा आपको बता दे रहा हूँ कि जो यहाँ पे आपकी एनुअल ऑडिट रिपोर्ट है, ठीक है, तो यहाँ पे ये एग्जामिन करता है, यहाँ पे हम ऑलरेडी यहाँ पे जैसे बात कर चुके हैं, जो आपका यहाँ पे फाइनेंस से रिलेटेड आपके जो अकाउंट्स है गवर्नमेंट के, वो यहाँ पे यही कमेटी क्या करती है आपकी यहाँ पे एग्जामिन करती है इसको, और फिर यहाँ पे इस पर्टिकुलर चीज़ को यहाँ पे कैग जो है आपका यहाँ पे, ठीक है, यही आपका एग्जामिन करता है और फिर वापस यहाँ पे क्या करता है ये पार्लियामेंट के सामने, ठीक है, लेड बिफोर पार्लियामेंट, यहाँ पे आप ऐसा बोल सकते हो कि यहाँ पे प्रेसिडेंट को वो फॉरवर्ड करता है, प्रेसिडेंट जो आपका यहाँ पे पार्लियामेंट के सामने उसको पढ़ता है, ठीक है, या फिर उसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, या फिर देता है, आप ऐसा बोल सकते हो। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको यहाँ पे इस पर्टिकुलर कमेटी के बारे में आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट कमेटी है, इसको स्टार मार्क। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, तो अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट, ठीक है, तो सबसे पहले आपसे यहाँ पे बोला जा रहा है कमिटी ऑन एस्टीमेट इज एन एडॉक कमिटी ऑफ द पार्लियामेंट, तो हाँ यहाँ पे आपकी स्टेटमेंट ये गलत है, और अभी हमने देखा था कि 30 के 30 मेंबर यहाँ पे इसके लोकसभा से होते हैं, इस पे 30 मेंबर्स होते हैं, ये अभी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और ये स्टेटमेंट क्या आपके यहाँ पे गलत है, क्योंकि यहाँ पे जो आपकी एडॉक कमेटी होती है ना, वो बेसिकली आप बोल सकते हो यहाँ पे टेम्पररी कमेटी होती है, ठीक है, मतलब एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बस वो कमेटी लाई जाती है, एक बहुत छोटे टाइम फ्रेम के लिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा छोटे टाइम फ्रेम के लिए ऐसी पर्टिकुलर कमेटी आपकी यहाँ पे लाई जाती है। तो जो आपकी एस्टीमेट कमेटी है वो बेसिकली एडॉक कमेटी नहीं है, वो क्या आपकी यहाँ पे स्टैंडिंग कमेटी है, ठीक है, ये आपको यहाँ पे पता करना है, याद रखना है। दूसरा आपसे बोल रहे थे कमेटी ऑन रेलवे कन्वेंशन इज अ स्टैंडिंग कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट, तो यहाँ पे ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट भी आपकी गलत है, क्योंकि जो आपकी यहाँ पे कमेटी ऑन रेलवे कन्वेंशन है ये आपकी क्या है, ये एडॉक कमेटी है, मतलब यहाँ पे एक टेम्पररी कमेटी है, परमानेंट नहीं है, या फिर आप बोल सकते हो यहाँ पे कि उसका ऑफिस ऑफ टर्म यहाँ पे डिसाइड नहीं है, ठीक है, जब यहाँ पे उसका ऑफिस ऑफ टर्म डिसाइड हो जाता है कि यहाँ पे जैसे 1 साल 2 साल जो भी है, अब यहाँ पे एडॉक का क्या है, यहाँ पे जैसे उसने प्रॉब्लम सॉल्व कर ली वो कमेटी डिसॉल्व हो जाएगी, ठीक है, पर यहाँ पे आपकी जो एस्टीमेट कमेटी है वो यहाँ पे डिसॉल्व नहीं होती, वहाँ पे 1 साल के बाद वापस से आपका क्या होता है यहाँ पे इलेक्शन होता है, तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि एस्टीमेट कमेटी का यहाँ पे टर्म ऑफ ऑफिस कितना है, यहाँ पे 1 साल का होता है, 1 साल के बाद वापस से यहाँ पे नई कमेटी आपकी बनती है, और ये क्या आपकी एक स्टैंडिंग कमेटी है, और यहाँ पे ये किसने इसको बोल सकते हो कि रिकमेंडेशन पे बनी थी, किसके रिकमेंडेशन पे बनी थी, अगर आपसे ये पूछता है तो इसका आंसर होगा यहाँ पे जॉन मैथाई, ठीक है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, जॉन मैथाई आपका यहाँ पे आंसर होगा अगर आपसे पूछता है कि किसके रिकमेंडेशन पे आपकी एस्टीमेट कमेटी बनी थी, ठीक। तो यहाँ पे ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको यहाँ पे याद रखने हैं। और अच्छा लास्ट आपको और याद रख लेना है कि इसमें ना आपका जो मिनिस्टर है कोई भी, ठीक है, कोई भी आपका जो मिनिस्टर है
वो इसमें यहाँ पे मेंबर नहीं बन सकता है, ठीक है। यहाँ पे याद रखना कि कैन नॉट बी अ मेंबर, कैन नॉट बी अ मेंबर, ठीक है। यहाँ पे कोई भी मिनिस्टर आपका इस पर्टिकुलर आपकी यहाँ पे एस्टीमेट कमेटी का आपका यहाँ पे मेंबर नहीं बन सकता है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा डी, नाइदर वन नॉट टू, ठीक है। एडॉक और यहाँ पे ये है दूसरा वाला, और आपका स्टैंडिंग कमेटी आपकी बेसिकली एस्टीमेट थी, तो यहाँ पे उल्टा दे दिया था, ये दोनों ही आपकी गलत है ना। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे अपने अगले टॉपिक के हमारे क्वेश्चंस को। तो देखो अब अगला टॉपिक है हमारा यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्वेश्चन पे चलते हैं, हमें यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है स्पेशल एड्रेस ऑफ द गवर्नर, ठीक है। अ स्पेशल एड्रेस बाय द गवर्नर रिफर्स टू द एड्रेस फॉलो डिलीवर्ड बाय द गवर्नर। यहाँ पे बेसिकली पूछा जा रहा है कि यहाँ पे कब यहाँ पे स्पेशल एड्रेस देता है गवर्नर, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो बहुत सिंपल सा आपका यहाँ पे क्वेश्चन है। तो जब भी यहाँ पे आपका जो इलेक्शन होता है, ठीक है, तो जब भी आपका यहाँ पे कोई भी स्टेट में जब आपका यहाँ पे इलेक्शन हुआ, इलेक्शन के बाद आपकी यहाँ पे न्यू गवर्नमेंट फॉर्म हुई, यहाँ पे फर्स्ट सेशन जो होगा आपका यहाँ पे बेसिकली उस पर्टिकुलर फर्स्ट सेशन में आफ्टर इलेक्शन आपका यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका यहाँ पे जो गवर्नर है वो यहाँ पे आपको स्पेशल एड्रेस देगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी है वो आपका एकदम करेक्ट है। एट द कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन आफ्टर जनरल इलेक्शन एंड एट द फर्स्ट सेशन ऑफ एवरी ईयर, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ याद रखना है कि यहाँ पे जनरल इलेक्शन जब आपका हुआ उसके बाद यहाँ पे जो भी आपका फर्स्ट सेशन हुआ उसमें देगा, साथ ही साथ हर साल के पहले सेक्शन में देगा, ठीक है। तो यहाँ पे सेम कंडीशन आपकी यहाँ पे जैसे प्रेसिडेंट देता है वैसे ही। तो यहाँ पे देखो दो आर्टिकल आपको जो याद रखने हैं। अगर आपसे पूछता है कि गवर्नर का स्पेशल एड्रेस कौन से आर्टिकल में लिखा गया, ठीक है, स्पेशल एड्रेस आपका जो गवर्नर का है वो कौन से आर्टिकल में लिखा गया है, तो वो आर्टिकल है आर्टिकल 176, ठीक है। वही अगर आपसे पूछता है कि प्रेसिडेंट का स्पेशल आर्टिकल जो स्पेशल एड्रेस है वो आपका कौन से आर्टिकल में है, तो वो आपका आर्टिकल है 87, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है, वो आर्टिकल है 87। तो ये दोनों आर्टिकल्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। फिर उसके बाद अगर मान लो आपसे पूछता है कि गवर्नर मतलब कौन डिफाइन करता है, कौन सा आर्टिकल डिफाइन करता है कि गवर्नर होना चाहिए स्टेट पे, तो वो है आर्टिकल 153, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ याद रखना। फिर अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर बताता है आर्टिकल 155, ठीक है। उसके बाद टर्म्स बताता है उसका 156, 157 यहाँ पे उसके क्वालिफिकेशन बताता है, ओथ बताता है 159, ठीक है। ओथ से रिलेटेड आपको सारे आर्टिकल पता होने चाहिए हर एक के। और उसके बाद अगर आपसे पूछता है यहाँ पे इसकी पावर ऑफ गवर्नर्स कौन सा आर्टिकल आपका बताता है, तो वो था आपका यहाँ पे 161, ठीक है। तो एटलीस्ट आपको इतने तो यहाँ पे पता होने चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पेशली आपका स्पेशल एड्रेस ऑफ गवर्नर बताता है 176 आर्टिकल, ठीक है। और यहाँ पे मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, जब भी आपका पहले इलेक्शन होगा उसके बाद यहाँ पे जो गवर्नमेंट सिलेक्ट हुई उसका फर्स्ट सेटिंग जो है यहाँ पे आपकी इलेक्शन के बाद का यहाँ पे जो फर्स्ट सेशन होगा उसमें यहाँ पे देगा। साथ ही साथ हर साल के यहाँ पे पहले सेशन में आपको यहाँ पे अपना आप बोल सकते हो यहाँ पे स्पेशल एड्रेस देगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको यहाँ पे याद रखनी है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा ना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इसको आप स्टार मार्क कर लो, यहाँ पे 2 बार या 3 बार स्टार मार्क कर लो। ऐसे क्वेश्चन आपसे यहाँ पे इस पर्टिकुलर चीज़ से ऊपर आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज़ और हैव बाई कैमरल लेजिस्लेचर। तो देखो बाई कैमरल लेजिस्लेचर मतलब क्या है, यहाँ पे उस पर्टिकुलर स्टेट के पास 2 हाउस हो, ठीक है। 2 हाउस कौन से हो, बेसिकली यहाँ पे किसकी बात हो रही है, अपर हाउस की, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ, चलो यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेटिव हम लोग क्या बोलते हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल बोलते हैं। ये आपका क्या होता है, यहाँ पे ये होता है आपका अपर हाउस, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये आपका होता है यहाँ पे अपर हाउस, ठीक है। तो यहाँ पे मैं यूएच लिख दे रहा हूँ। फिर आपका एक होता है लोअर हाउस, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। तो यहाँ पे ये दो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। अब यहाँ पे कुछ लोग होंगे यहाँ पे अगर उनको हिंदी में जैसे जानना है, ठीक है, तो हिंदी में आपको यहाँ पे अगर मैं बताता हूँ, यहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं विधान परिषद, ठीक है, विधान परिषद। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, ये नाम भी आपको पता होना चाहिए। आपसे हिंदी में भी पूछा जा सकता है, मतलब ये वैसे इंग्लिश में जैसे लिखा है वैसे आपसे पूछा जा सकता है। फिर उसके बाद आप अगला अगर हम देखते हैं तो ये इसको हम लोग बोलते हैं विधानसभा, ठीक है, विधानसभा। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको पता होना चाहिए कि अपर हाउस कौन सा होता है, लोअर हाउस कौन सा होता है, और किसको हम लोग विधान परिषद बोलते हैं, किसको विधानसभा बोलते हैं, ये सब आपको यहाँ पे इसके बारे में आइडिया होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि बाई कैमरल लेजिस्लेचर क्या होता है, जिस भी स्टेट के पास अगर 2 हाउसेज हैं, मतलब अपर हाउस भी है लोअर हाउस भी है, तो उस पर्टिकुलर स्टेट में क्या हो रहा है, यहाँ पे बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हर एक स्टेट के पास नहीं है, पहली चीज़ तो आपको यहाँ पे ये याद रखनी कि हर एक स्टेट के पास इंडिया में बाई कैमरल लेजिस्लेचर नहीं है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। अब कौन कौन सी स्टेट्स के पास है हम लोग वो देखते हैं। तो देखो उसमें एक आंध्र प्रदेश आती है, ठीक है, एकदम करेक्ट है। फिर आपकी यहाँ पे बिहार भी आती है, ये भी एकदम करेक्ट है।
ठीक है, उसके बाद आपकी यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो तेलंगाना भी आती है, ये भी एकदम करेक्ट है। और आपकी यहाँ पे उत्तर प्रदेश भी आती है, ठीक है, तो ये चारों ही आपकी यहाँ पे आती हैं। अब इसके अलावा भी अगर हम देखते हैं, देखो आंध्र प्रदेश हो गई, बिहार हो गई, फिर अगर हमारी हम देखते हैं तो अगली होती है हमारे पास यहाँ पे कर्नाटका भी आती है इसमें, ठीक है, फिर आपके यहाँ पे महाराष्ट्र भी आती है, ठीक है, एमएच लिख दे रहा हूँ मैं इसको। और तेलंगाना और उत्तर प्रदेश हमने ऑलरेडी यहाँ पे डिस्कस कर लिया, ठीक है, तो हमारी कितनी होती है यहाँ पे स्टेट्स, 6 स्टेट्स होती है, ठीक है, जिसके पास दोनों ही हाउसेस होते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको स्टार मार्क कर लो, ठीक है, इसके ऊपर आपसे हमेशा यहाँ पे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको यहाँ पे पता होना ही चाहिए, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे नेक्स्ट पे चलते हैं तो देखो यहाँ पे आपसे बेसिकली पूछा क्या जा रहा है वो हम देख लेते हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है कि सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो, ठीक है। तो किस किस के पास है ये आपसे ये पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे देखो सबके पास ही है, तो 1 2 3 4 सभी होगा। तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर होने वाला है इस पर्टिकुलर आंसर का, ठीक है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। तो यहाँ पे 1 2 3 4 सभी आपके आंसर है। यहाँ पे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछ रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डू नॉट हैव लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो अभी हमने देखो पिछले क्वेश्चन में हमने यहाँ पे अच्छे से डिस्कस किया बाई कैमरल लेजिस्लेचर को, उसी के बारे में आपसे यहाँ पे वापस से पूछा जा रहा है। तो देखो ये चीज़ याद रखना कि ये क्वेश्चन आपका ना 2019 का है, ठीक है, और ये आपका पेपर हुआ था सितंबर के अराउंड। और आपको पता होगा कि यहाँ पे अक्टूबर में जो आपका JNK पहले स्टेट हुआ करता था, अब ये क्या बन गया था, यूटी बन गया था, ठीक है। तो पहले के टाइम में इसके पास यहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल था, तो उस टाइम के लिए ये क्वेश्चन एकदम वैलिड है। पर अगर आप प्रेजेंट टाइम में देखोगे तो आपका यहाँ पे सी भी आंसर होना चाहिए और डी भी आंसर होना चाहिए, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश वैसे आपका यहाँ पे आंसर रहेगा अगर हम ईयर के हिसाब से जाते हैं, क्योंकि उस टाइम पे आपका यहाँ पे JNK स्टेट था उस टाइम तक, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी कि यहाँ पे जो अरुणाचल प्रदेश है उसके पास लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं था उस टाइम पे, और JNK के पास उस टाइम पे था। उसके बाद आपका JNK क्या हुआ था, यहाँ पे बेसिकली ये बन गया था यहाँ पे आपका यूटी, ठीक है। यूटी बनने के बाद यहाँ पे क्या हुआ था कि इसका ना जो आपका लेजिस्लेटिव काउंसिल था वो यहाँ पे क्या हो गया था, अबॉलिश हो गया था, ठीक है। और ये आपका कब हुआ था, ये आपका मतलब बेसिकली किसके थ्रू हुआ था, ये आपका हुआ था JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के थ्रू, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको यहाँ पे याद रखनी है। तो ये क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पे ओल्ड है, ठीक है, ओल्ड पैटर्न है बेसिकली, आप या तो ये रख सकते हो। और ये आपका तब का है जब JNK के पास क्या था, यहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल था, ठीक है, 2019 के सितंबर तक, अगर आप मान लो अक्टूबर 30 तक, ठीक है, अक्टूबर 30 तक आपका यहाँ पे क्या था, इसके पास लेजिस्लेटिव काउंसिल था, ठीक है। 31 में आपका ये बेसिकली आपका जो एक्ट है जो मैंने आपको बताया JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, ये पास होता है और यहाँ पे ये अबॉलिश हो जाता है आपका लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से आपका सी और डी अभी के लिए अगर आप देखोगे तो दोनों ही आंसर होगा, पर उस हिसाब से अगर उस ईयर के हिसाब से देखते तो आपका यहाँ पे अरुणाचल आंसर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं मार्क नहीं कर रहा हूँ, पर मैंने आपको यहाँ पे पूरा समझा दिया है। आई होप कि आपको सब अच्छे से समझ में आ गया। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हो, ठीक है। ना इस क्वेश्चन में आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, ठीक है, नॉट पूछा जा रहा है पहले तो, अ करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रोविजन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन द स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। कौन सा इनमें से कौन सा प्रोविजन नहीं है, तो देखो सबसे पहले तो हम लोग स्टेटमेंट पढ़ लेते तभी हम यहाँ पे देख पाएंगे। तो पहला आपसे बोल रहा है द स्टेट्स ऑफ बिहार तेलंगाना हैव लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो एकदम करेक्ट है, अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया था। यूपी था आपका, यहाँ पे बिहार था, ठीक है, फिर आंध्र प्रदेश था, फिर आपका यहाँ पे तेलंगाना था, ठीक है, और यहाँ पे कौन सा था आपका, कर्नाटका था, फिर आपका यहाँ पे महाराष्ट्र था। तो यहाँ पे ये 6 स्टेट्स है जिसके पास क्या है, यहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल है, ठीक है। तो आपको ये सबके नाम ईजिली है यहाँ पे आपको याद रखने हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आपसे यहाँ पे क्या बोल रहा है कि द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ द स्टेट शेल नॉट एक्सीड 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल। अच्छा, तो देखो यहाँ पे मैं पहले कुछ चीज़ें बता देता हूँ। तो पहले तो यहाँ पे जो इसने बोल रखा है यहाँ पे एकदम करेक्ट है कि यहाँ पे वो 1/3 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए आपके किससे, लेजिस्लेटिव असेंबली जो है आपकी यहाँ पे जो लोअर हाउस हम लोग जिसको बोलते हैं, तो लोअर हाउस के जितने भी मेंबर्स हैं सिर्फ उतने ही आपके यहाँ पे उसके 1/3 आपके मेंबर होने चाहिए लेजिस्लेटिव काउंसिल में, ठीक है। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। तो आप ऐसे रख लो कि 1/3 इंटू LA इक्वल्स टू 1 LC, ठीक है, मतलब कि 1/3 ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर है उतने मेंबर आपके एटलीस्ट होने, मतलब इतने ही होने चाहिए आपके यहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल में, ठीक है। यहाँ पे लिमिट है, ठीक है, आप लिमिट याद रख लो। और अगर आपसे बोलता है मिनिमम कितने होने चाहिए, तो यह आपका आने वाला है यहाँ पे 40 मेंबर्स, ठीक है। तो मिनिमम है 40, मैक्सिमम है 1/3। तो आपको इतनी चीज़, आई होप कि आपको इतनी चीज़ तो पता चल गई, ठीक है। इसके बाद अगर देखो यहाँ पे अगर आपसे पूछता है यहाँ पे आपके इलेक्शन से रिलेटेड, तो देखो जो आपके 1/3 मेंबर होते हैं इसके, ठीक है, मान लो जितने भी आपके मेंबर है उसके जो 1/3 मेंबर होंगे वो आपके रहते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली से, ठीक है। मतलब इलेक्ट कौन करता है यहाँ पे, बेसिकली लेजिस्लेटिव असेंबली यहाँ पे इलेक्ट करती है, ठीक है। यहाँ पे हम इलेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, इलेक्ट कौन करता है, इलेक्टेड बाय 1/3 मेंबर, इलेक्ट कौन करता है यहाँ पे, लेजिस्लेटिव असेंबली।
फिर उसके बाद 1/3 मेंबर और जो आपके होते हैं वो कौन इलेक्ट करता है, वो आपके यहाँ पे जो लोकल बॉडीज़ है, ठीक है, वो आपकी यहाँ पे इलेक्ट करती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट पे चलते हैं, तो आपका आता है नेक्स्ट 1/12, ठीक है। तो ये बेसिकली कौन इलेक्ट करता है, इलेक्ट करते हैं आपके यहाँ पे टीचर्स, ठीक है। फिर नेक्स्ट पे अगर हम देखते हैं तो नेक्स्ट आपका है यहाँ पे जो 1/12, तो ये आपका है यहाँ पे यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ग्रेजुएट लिख दे रहा हूँ, ठीक। फिर लास्ट है आपका यहाँ पे 1/6, तो 1/6 यहाँ पे कौन रहेगा, जो यहाँ पे नॉमिनेट करता है बेसिकली आपका गवर्नर, ठीक है, नॉमिनेटेड बाय गवर्नर। तो ये कुछ आपका यहाँ पे कॉम्पोजिशन होता है आपका लेजिस्लेटिव काउंसिल का, जहाँ पे 1/3 यहाँ पे होता है LA से, मतलब आपके बोल लो लेजिस्लेटिव असेंबली यहाँ पे इलेक्ट करती है। फिर लोकल बॉडीज यहाँ पे 1/3 करती है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखो बेसिकली सी आपसे क्या बोल रहा है कि 1/12 ऑफ ऑल मेंबर्स शेल बी इलेक्टेड बाय इलेक्टोरेट्स कंसिस्टिंग ऑफ लोकल बॉडी एंड अथॉरिटीज। तो यहाँ पे हमने देखा 1/3 यहाँ पे सिर्फ वो इलेक्ट कर सकती है, 1/12 नहीं कर सकती है। तो ये क्या होगा, गलत हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे याद रखना है कि ये नॉमिनेट हो रहा है 1/6 मेंबर यहाँ पे नॉमिनेट हो रहे हैं, जितने भी आपके मेंबर है, मान लो यहाँ पे अगर 120 मेंबर है तो 120 में 1/3, फिर 1/3, 1/12, 1/12, 1/6 ऐसे करके आप बस याद रख लो। सिंपल सा यहाँ पे बस इतना सा चीज़ है कि बस आपको यहाँ पे कॉम्पोजिशन पता होना चाहिए कि कितना कॉम्पोजिशन कौन यहाँ पे इलेक्ट करता है, ठीक है। फिर लास्ट आपसे बोल रहा है कि 1/12 ऑफ ऑल द मेंबर्स शेल बी इलेक्टेड बाय ग्रेजुएट्स रिसाइडिंग इन द स्टेट। तो यहाँ पे देखो हमने अभी डिस्कस यही किया था, 1/12 आपके यहाँ पे कौन इलेक्ट करते हैं, ग्रेजुएट इलेक्ट करते हैं, ठीक है। जो भी आपकी स्टेट के रिलेटेड है, मतलब स्टेट में है, वही आपकी ग्रेजुएट्स इलेक्ट करते हैं। तो ये क्या आपका यहाँ पे एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। तो आपसे यहाँ पे नॉट पूछा जा रहा था, सी ऑप्शन यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से आपको याद करना है, 1/3 आपके कौन इलेक्ट करते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली वाले, 1/3 आपके इलेक्ट करते हैं लोकल बॉडीज जो है, 1/12 आपके इलेक्ट करते हैं टीचर्स, 1/12 आपके इलेक्ट करते हैं ग्रेजुएट, और 1/6 जो यहाँ पे बचे वो आपके नॉमिनेट करता है यहाँ पे गवर्नर, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे कॉम्पोजिशन आपको यहाँ पे पता होना चाहिए लेजिस्लेटिव काउंसिल का। अब देखो यहाँ पे मैं आपको एक क्वेश्चन ऑफ द डे दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम ऑलरेडी ये मैं कर चुका हूँ पिछले वीडियो में, तो आपको यहाँ पे क्या बताना है कि विच वन अमंग द फॉलोइंग वाज एलिमिनेटेड बाय 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। हम पहले यहाँ पे बेसिकली सॉल्व कर चुके हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के ऊपर क्वेश्चंस। तो यहाँ पे जो आपसे पूछा जा रहा है, ये भी देखो PYQ है आपका, यहाँ पे CDS 1 2021 का यहाँ पे आपका PYQ है। तो आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सी चीज़ आपकी बेसिकली हटा दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन से 44th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन क्या है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट टू प्रॉपर्टी या राइट टू एजुकेशन। तो यहाँ पे आपको आंसर लिखना है, आपको कमेंट डाउन करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपका, और एक मैंने बीच में आपसे पूछा था कि यहाँ पे प्रेसिडेंट कौन से 4 फील्ड्स में आपका यहाँ पे नॉमिनेशन करता है यहाँ पे राज्यसभा के 12 मेंबर्स का, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन के आपको यहाँ पे आंसर देने हैं, ठीक। नाउ आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए हो, जो भी हमने यहाँ पे इस पर्टिकुलर वीडियो में सॉल्व किए पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है। पंचायत, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, फाइनेंस कमिटीज। तो यहाँ पे ऊपर ऊपर का मैंने यहाँ पे टॉपिक लिखा है, पर हमने ऑलरेडी यहाँ पे लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेचर से हमने लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव असेंबली, गवर्नर, हमने सब कुछ अच्छे से कवर कर दिया है, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप यहाँ पे कमेंट कर देना, मैं आपको यहाँ पे रिप्लाई भी कर दूंगा। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो वो भी ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहते हैं, साथ ही साथ जो भी हमारा नेक्स्ट शेड्यूल होता है तो वो भी मैं आपको वहाँ पे बता देता हूँ। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो वो भी आपको वहाँ पे उसी चैनल से मिलेगी। और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हो यहाँ पे यूट्यूब पे, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, चैनल को। और जितना ज़्यादा हो सकता है इस वीडियो को शेयर कर देना, ताकि दूसरों को भी यहाँ पे मदद मिल जाए, क्योंकि एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारी ये सीरीज़ है, और या फिर आप बोल सकते हो हमारा ये पर्टिकुलर वीडियो भी है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपने बाकी पार्ट्स भी नहीं देख रखे हैं तो यहाँ पे प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, साथ ही साथ आई बटन पे मिल जाएगा। और पॉलिटी से पहले हमने यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री को छोड़ के बाकी सारे सब्जेक्ट्स हमने ऊपर कवर कर चुके हैं हम लोग पिछले 5 साल के PYQs लगा के। अगर आपने एक भी वीडियो नहीं देख रखा है तो उस प्लेलिस्ट को फॉलो कर लेना, और फिर हम जल्दी यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री भी शुरू कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, जय हिंद।